हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, हमने कल तक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कंप्लीट किया था। मोस्ट प्रोबेबली आपके सभी डाउट और जो भी आपने मेरे से डाउट पूछे या जो भी आप पढ़ के आए होंगे, तो आपका एक रिवीजन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जिससे आप आगे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, 1861 ने सबसे पहले क्या किया, हमको एसोसिएट कर दिया विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया, आर इंडिया, हमारा इंडिया। ठीक है, लेकिन वो रियल एस्पिरेशन से अभी भी दूर था। हमसे बस एसोसिएशन किया गया था, ना कि हमारी वॉइस को सुना गया था। ये तीनों एक्ट जो काउंसिल एक्ट मैंने आपको पढ़ाने वाला हूं, या जो एक अभी एक्ट पढ़ा दिया, ये तीनों काउंसिल एक्ट वही बात करेगा कि किस तरह से ये एसोसिएशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। दोनों बहुत अलग वर्ड है, एसोसिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पे कंसेंसस से काम होगा, आपकी भी वॉइस की एक पावर होगी। ठीक है, तो ये तीनों काउंसिल एक्ट अल्टीमेटली ऐसे ही काम करेंगे कि किस तरह से हम मोर रियल पावर इन द हैंड ऑफ इंडियंस दे सके, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्लेम किया गया था। ठीक है, कि आप इक्वल सब्जेक्ट हो, तो व्हाई नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। पहला फोरम जो इसके लिए क्रिएट किया गया वो 1885 का था। बहुत सारी थ्योरी है, कल हमने बात की थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है ये बात कर चुके हैं। अल्टीमेटली कोशिश की गई थी कि 1857 का रिवोल्ट वापस ना हो पाए, यदि हो पाए तो उनके पास एक फोरम हो जिससे उसमें आप क्या कर सके, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सके। ठीक है, ये वही वाली बात होगी, अचानक से तुम मेरे क्लास में कुछ करने लग जाओ, या एक प्रॉपर वे हो कि आप मेरे को नेगेट कर सको। ठीक है, हाथ उठा के क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई होगी। अच्छा, इसके भी फेजेस है जो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सबसे पहले व्हाट वी हैड कि हम लोग जस्ट एसोसिएशन में हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले की प्रेयर, प्ली एंड पिटीशन। सर वी प्रे कि हमारी 2 क्लासेस लगवा दीजिए, दिस इज द पिटीशन। ठीक है, दिस इज द प्ली, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। फिर धीरे धीरे क्या आएंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे कि तुम्हारे प्रेयर पिटीशन से कुछ नहीं होने वाला, हमको कुछ बड़े कदम लेने पड़ेंगे। तो आए एक्सट्रीमिस्ट इन द आइडियाज। ठीक है, आप रियल एस्पिरेशंस को पाने के लिए किस तरह से आप कौन सा फोरम चूज कर रहे हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में जो बना, पहले एक मॉडरेट फेज आया। जो लोग थे ना वो मानते थे कि प्रेयर पिटीशन प्ली करके, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, तो क्यों नहीं सुनेंगे हमारे। ठीक है, तो वो इस तरह से आए, फिर धीरे 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 बहुत परेशान होते गए। 1907 सूरत स्प्लिट सुना होगा आपने। ठीक है, मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता, वहां पे तो इतना ज्यादा विवाद हो गया कि उस सेशन में सूरत स्प्लिट में एक दूसरे पे चेयर फेंके गए थे, चप्पल चेयर एक दूसरे के, जैसा आपने एक पार्लियामेंट में देखा है ना, वैसा हुआ था। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दोनों अलग हो गए, सूरत स्प्लिट। ठीक है, कुछ नए खून थे या कुछ नए आइडियाज थे कि इन सबसे कुछ नहीं होगा, हमको एक्सट्रीम आइडियाज हमको सुनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसमें से कुछ लोग क्या हो गए, रिवॉल्यूशनरीज बन गए कि ये बंदूक की ही और धमाके की आवाज सुनते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब रिवॉल्यूशनरीज कहलाए, एक्सट्रीमिस्ट के एक लेवल ऊपर। ठीक है, धीरे 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 बहुत सारी चीजें हुई। फिर एक गांधी जी आए। ठीक है, उनके अपने प्रिंसिपल्स थे। इन सब के कारण अल्टीमेटली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। सब के कारण बोल रहा हूं मैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा। प्लीज याद रखिएगा, आपको लग सकता है कि धोनी ने क्रिकेट टीम को जितवाया, लेकिन इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। और ये एक ब्यूरोक्रेट को समझ आना चाहिए कम से कम। आप किसी एक आदमी को आज 75 ईयर की जो इंडिया की जो सफर है, तो एक आदमी को नहीं कह सकते। एक किसी रूलर ने या गलत काम किया या सही काम किया, उन सब के कारण आज जो भी है देश है। दैट पॉजिटिव अप्रोच मस्ट कम इन योर आंसर, इन योर टोन, इन योर आइडियाज। आप नेगेटिव नहीं हो सकते टुवर्ड्स द कंट्री। हाँ, नेगेटिविटी है, उसको हम डिफरेंट तरीकों से कम करेंगे, खत्म तो नहीं हो सकता। अमेरिका भी खुश नहीं है। आप लोग परेशान हो कास्टिज्म में, वो परेशान है कि कितने प्रकार की सेक्सुअलिटी होनी चाहिए। दे आर लर्निंग, दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर गे मैरिजेस और अदर थिंग है। कुत्ता बिल्ली चल रहा है उनका। हमारे यहाँ लड़का लड़की का शादी नहीं करवा पा रहे हैं।
तो चीजें ये है ना कि आप समझिएगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली 1885 का इवेंट हो चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक फोरम हो गया है जो एसोसिएशन को और मजबूत कर रहा है। जो फोरम के मेंबर हैं कहीं ना कहीं दे कैन टॉक टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही सकते हैं, और इस प्रेशर के कारण ना काउंसिल एक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैक्यूनेस को फिल करके नए नए एक्ट आते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1861 के बाद एक फोरम क्रिएट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही शानदार कहानी है उनकी। और अल्टीमेटली 1892 का 85 92 अब 1885 में कांग्रेस आ चुका था और एक काउंसिल एक्ट नया आया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द सेकंड काउंसिल एक्ट। जो 61 में कल पढ़ा था यदि याद है, उसमें जो कमी थी यहां फिल होंगी, बस इसको कनेक्ट कर लिए तो याद करने में इजी हो जाएगा। रटना तो पड़ता है दोस्त, कुछ भी नहीं हो सकता, रटना तो पड़ेगा। जितना इजी बना लोगे उतना आपके लिए। पढ़ लीजिए 2 मिनट, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ दोस्त, वो जो 58 वाला मैंने फोटो भेजी थी ना, अब मैं अभी एक ब्रेक दूंगा बीच में, तो मैं उनको बोल दूंगा, ठीक है, एक एक पेज ये ले आएंगे। एओ ह्यूम, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, कुलदीप जी को बुलाना, अच्छा उनको जब आए तो बात कराना, ठीक है। उन्होंने या उनका एक आइडिया था जो अपने गवर्नर जनरल को भी समझ आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक फोरम क्रिएट किया गया, एक पार्टी क्रिएट की गई। देयर वाज अ ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उसके कारण कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना जरूरी भी था, ठीक है, कि एक चैनल क्रिएट कर सके, जो आपको भी पता है, जो मैंने भी बात की। वन ऑफ देयर डिमांड वाज द रिफॉर्म इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमको एडमिनिस्ट्रेशन का एसोसिएशन दिए हो तो कम से कम हमारी सुनने भी शुरू करो, ठीक है, हम मेयरली टॉक शॉप ना बने, जो कल हमने एक वर्ड सीखा था, ठीक है। चलिए, दे आल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। कल हमने बात की थी कि नॉमिनेशन आपको कहीं ना पॉलिटिकल मैंडेट और पावर नहीं देता। यदि आप इलेक्टेड होंगे ना, यू हैव द पावर। मेरे पीछे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो दे ऑलवेज नीडेड कि यार इलेक्शन का प्रिंसिपल क्रिएट किया जाए, ना कि नॉमिनेशन का। दोनों में अंतर क्या होता है कल बात कर चुके हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो वांटेड द राइट टू होल्ड डिस्कशन। क्या पहले होता था? क्या अलाउ किया गया था? नहीं किया गया था। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जो 1861 के लैक्यूनेस थे क्या क्या है उसको फुलफिल किया जाए। राइट टू होल्ड डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल मैटर, जो अभी तक अलाउड नहीं था, ठीक है। चलिए, द वाइसरॉय एट दैट टाइम वाज डफरिन। अब मेरे को एक चीज बताइए, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? लॉर्ड डफरिन। घुमा के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, आप एकदम स्ट्रेट नहीं पढ़ सकते, यूपीएससी मजाक नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1857, पहला लास्ट दोनों वाइसरॉय, ठीक है। अगला एक और नाम आपके जीवन में आया, हिस्ट्री में तो बहुत बार आएगा। लॉर्ड डफरिन कौन थे? उनके वो वाइसरॉय थे उस समय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनके टाइम पे ये पूरा इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी क्रिएट की गई थी, ठीक है। द वाइसरॉय एट दैट टाइम वाज लॉर्ड डफरिन, सेटिंग अप अ कमिटी टू लुक इनटू दिस मैटर, कि जो ये फोरम्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कोई भी ज्यादा अच्छा क्या बोलते हैं एग्रीमेंट नहीं किया विद ऑल दीज रिक्वेस्ट। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिड नॉट एग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। हाउएवर, उन्होंने बोला कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेशन कराया जा सकता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप इलेक्ट करें, मोर पावर टू डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि किसी तरह इनडायरेक्टली आप पावर दें, तो उसमें उतनी पावर नहीं आती है रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है। एक चीज बताइए, आप मॉनिटर हो और एक दिन के मॉनिटर बनाए गए हो क्योंकि मॉनिटर नहीं है, तो कहीं ना पावर में अंतर आती है, ठीक है, हाउ यू डील थिंग्स। तो अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, उनको भी पता था कि यदि डायरेक्ट इलेक्शन दे दे 1900 के आसपास, 1892 के आसपास, तो आजाद हम पहले ही हो जाते। वो पॉइंट को और डिले करना चाहते थे, 47 का भी इंडिपेंडेंस वो डिले करना चाहते थे, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 हार चुके थे, अमेरिका का बहुत प्रेशर था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी आजादी में अमेरिका ने भी बोला था, क्योंकि उस समय चल रहा था डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, तो भाई इसी नाम पे तो वर्ल्ड वॉर 2 लड़े थे तुम,
ठीक है, तो फिर आपको पीछे हट रहे हो, तो बहुत सारे प्रेशर्स थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज हुई। सब्सिक्वेंटली जो भी आया एज एन रिजल्ट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 व्हिच वाज पास्ड बाय द नो डाउट ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, पढ़ लीजिए इसके जो भी पोस्टुलेट्स हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। जो भी पिछले बार के लेक्यूने थे 1861 के, यदि आपको याद है तो अगले 4 पॉइंट उन्हीं लेक्यूने को फिल किए गए हैं, लेकिन नॉट टुवर्ड्स द रियल एस्पिरेशन, बीच का रास्ता निकाला गया। जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था, मैं बढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप नॉन ऑफिशियल ही रहोगे। पहले 6 थे, अब 16 हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें भी जो रेशियो है ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर का, मेजॉरिटी ऑफिशियल ही रखेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ भी डिस्कशन हुआ तो ऑफिशियल विल ऑलवेज विन। दूसरा, तुम डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे तो एक काम करो, हम देते हैं डिस्कस करने का पावर, लेकिन तुरंत नहीं पूछोगे, 6-7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद होगा। तुरंत मेरे से डाउट पूछना, और मैं रात को बता दूंगा, कल बता दूंगा, कल तक तुम खुद भूल जाओगे। बच्चे भी ऐसे होते हैं, उस समय डाउट आया, ठीक है, बोलते तुरंत हो जाए, 2 दिन बाद तो बच्चे भी ध्यान नहीं देते, बोला ठीक कोई बात नहीं, कभी आएगा देख लेंगे। तो इस तरह से वो लोग फुल एसोसिएशन या इंटीग्रेशन नहीं देना चाहते थे, बीच का रास्ता निकाला गया। नेक्स्ट काउंसिल एक्ट में चीजें और चेंज होगी। तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। कहां कहां, अब 2 काउंसिल्स हैं। फर्स्ट काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, यदि आपको पिछले एक्ट याद होंगे, सब कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी मेंटेन की गई, रेशियो अभी भी टिल्टेड टुवर्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी। गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि नॉमिनेशन कर सके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अप्रूवल पे, लास्ट एक्ट में भी यही सेम पॉइंट था, ठीक है। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ फंक्शंस इंक्रीज किए। कैसे, अब वो बजट डिस्कस कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। दे कैन डिस्कस द बजट, लेकिन वोट नहीं कर सकते। मैंने तुम लोग से पूछा कल क्लास रखनी है संडे को, आपसे वोट भी करा दिया, और रात को आपका मैसेज आया कल क्लास है, डिस्कशन किया आपने, वोट आपका मायने नहीं रखता मेरे लिए। आई हैव होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास छूटेगी, तुम्हारी दिक्कत होगी, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आना तो पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। तो थिंग इज, आपने क्या दिया, काउंसिल के फंक्शंस को डिस्कसिंग पावर दिया, लेकिन वोट करने का पावर नहीं दिया। और यदि वोट करने के लिए पावर नहीं दिया, मतलब आपका ओपिनियन डजंट मैटर टू मी, तो काहे का इंडियाज एसोसिएशन विद इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी भी ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। हालांकि द बेस्ट पार्ट इज की चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन तो कर सकते हो एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप मेरे से क्वेश्चन ही ना कर पाओ और आप मेरे से क्वेश्चन कर सको, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन तुरंत नहीं, ठीक है। यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ 6 days, टेक प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। प्रायर परमिशन मतलब मैं नहीं दे रहा, जाओ परमिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड यू कैन नॉट आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तुमने एक डाउट पूछा, मैंने बताया, अब तुम उससे एक सप्लीमेंट पूछो, नहीं, नॉट अलाउड। तो अल्टीमेटली क्या मतलब है ना, तो अल्टीमेटली इस तरह का किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, ठीक है। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन 1860, ठीक है। बजट पार्लियामेंट देता है, लेकिन इंडिया में जो बजटिंग सिस्टम आया, ठीक है, कि ये बजट आएगा सिविल के लिए, मिलिट्री के लिए, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1860 में। उनके यहां तो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। वहां से तो सैंक्शंस आते थे ना, 1 लाख रुपए भेज रहा हूं पढ़ाई के लिए, इतना भेज रहा हूं, लेकिन अब आप खुद बजट क्रिएट कर रहे हो। आपसे पापा बोल रहे हैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, 2 महीने चला ले बेटा, ठीक है। कोई भाई छोटी बहन की वो करनी है, क्या बोलते हैं, फीस जमा करनी है, तो फिर आप बजटिंग करोगे ना। बजटिंग यही तो होती है ना, कैसे मैनेज करना है, कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है, कितने मेरे खर्चे हैं, दैट इज बजट। यही देती है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली द सिस्टम ऑफ बजट इन द ब्रिटिश इंडिया केम इन 1860, और इस बजट पे क्वेश्चन करने का राइट 92 में मिला, और 61 में तो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते थे। तो सोचो 60 से 92 तक आप बस एक मेयरली
टीवी देख रहे हो, आपको आपकी ना ओपिनियन मैटर करती है ना आपका डिस्कशन मैटर करता है, लेकिन चलो ठीक है, इतने साल ही सही, बहुत होता है 200 साल, इतने इतने साल में चलो ठीक है, यू हैव नाउ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। धीरे धीरे नेक्स्ट काउंसिल एक्ट यू विल गेट वेरियस राइट, इंपावरमेंट होगी, हम इंपावर होंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, तो हम आजादी मांग पाएंगे। तो अल्टीमेटली ना ये सब काउंसिल एक्ट फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प किए होंगे। आप जितने इंपावर्ड मेरे क्लास में हो, तो यू फील टू आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चन। मान लो कोई और टीचर आए, फिर he don't give you this power to ask question, आप चुपचाप अपनी क्लास तब भी करोगे, सेटिस्फैक्शन लेवल में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट आइडियाज, और ये आइडिया क्रिएट हो रहा था कि चलो यू कैन डिस्कस इट, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं जा सकते। कोई दिक्कत यहाँ पे प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं। डिस्कशन ऑन द बजट वाज अलाउड एज पर विच एक्ट, ठीक है, या आपको एक्ट लिखने को आया, आपने गलत लिख दिया, ठीक है, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। 61 में डिस्कस नहीं कर सकते थे, अभी डिस्कस कर सकते हैं, अगले में कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। पढ़ लीजिए, फिर मैं जल्दी समझा देता हूं आपको। आप पूरे काउंसिल एक्ट्स में देखोगे और आगे जाके मॉडले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 35 में ही देखोगे। इनको जब भी इंडियन से क्वेश्चंस आता है ना कि हमारे को पावर दो, तो वो आदमी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका सबसे अच्छा पावर चाहिए, लो और मेंबर्स ले लो, पावर नहीं देंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको भी इनलार्ज कर दिया गया। दे वेर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज, रिपील मतलब वापस ले लेना, द ओल्ड लॉज विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, एंड गवर्नर जनरल वही करेगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, आप अपने से नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो आजादी ली। यदि हम खुश होते हैं इनसे तो हम आजादी क्यों लेते, सीधी बात। यदि कोई मेरे पे रूल कर रहा है, आई एम वेरी मच हैप्पी, तो मैं क्यों आजादी लूंगा। आजादी इज ऑल अबाउट डिससेटिस्फैक्शन ना, सुवरेनिटी में सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं सकता। मैं डिसाइड करूं तुमको किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। आप में से बताओ, सब कॉलेज वाले हो, बीच में एक भोपाल में आज से 4, 5, 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, हर कॉलेज में ड्रेस कोड होंगे, पहले ड्रेस कोड नहीं थे, आप आराम से घर वाले कपड़े पहन के जा सकते थे। IIT NIT हम तो हाफ पैंट पहन के क्लास किए हैं, हाफ पैंट निकले हॉस्टल से चले जाते थे। DU JNU में तो और भी आप सुने होंगे, बहुत ही अलग ही कल्चर है, एक सेकंड, ठीक है। द थिंग इज, अब आप कंपेयर करो कहाँ जाना पसंद करोगे, DU JNU कि जहां पे नीला कलर का और एक सलवार कुर्ता और वो होगा। तो जितने रूल्स होते हैं ना, आपको एक चीज पाई जाएगी आगे, जितने ज्यादा रूल्स आप पे थोपे जाते हैं ना, टैक्सेशन थोपा जाता है ना, उतना ज्यादा आप टैक्स को इवेड करते हो। मम्मी जितना ज्यादा रूल बनाएंगे उतना ज्यादा तोड़ने का मन करेगा। और जहां लिबरलिज्म होता है ना, वहां आप ग्रो करते हो इन ऑल द वे। यू कैन हैव अ डिस्कशन, जिसके घर में पापा डिस्कस करते हैं, तो यू कैन आस्क एंड टॉक टू योर पेरेंट। जहां पे बस आदेश होता है, वहां पे फिर तब 20-25 साल बाद जब आप आजाद हो जाते हो, तब आप मनमानी करना शुरू करते हो। तो कहीं ना स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ आया आपको? जी 100% आ जाता। उस समय हम इतने मैच्योर नहीं थे, हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स भी नहीं थे। ये तो हमारी सीख है जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तो जो हुआ ही नहीं उसमें कुछ कह नहीं सकते। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मान लो 19 मान लो 1932 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1939 है शायद, ठीक है। त्रिपुरी सेशन हुआ था, पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपने, 39 ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो पॉइंट था जहां पे, हाँ 39 है, एकदम सही। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ कांग्रेस का, हमारे प्रेसिडेंट कौन बने, सुभाष चंद्र बोस साहब। 39 में जबलपुर में हुआ, जबलपुर में त्रिपुरी है, ठीक है, वहां पे फिर से हुआ, फिर कौन जीता, सुभाष चंद्र बोस। पहली बार ऐसा हुआ बैक टू बैक, ठीक है। आप कौन प्रेसिडेंट बन रहा है कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस। 39 में जो हारे थे ना, वो थे पट्टाभी सीतारमैया साहब। सुभाष चंद्र बोस जीते, हारे कौन, पट्टाभी सीतारमैया जी। कौन थे वो, MP के पहले गवर्नर बने थे। MP के पहले गवर्नर जो हैं पट्टाभी सीतारमैया जी,
ठीक है। अब वो जब हारे ना तो कैंडिडेट किसके थे, गांधी जी के थे। गांधी जी ने 39 में क्या बोल दिया, मेरे को लगता है इस देश को मेरी जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत बड़े नेता हमको मिल चुके हैं, दोनों में अंतर था। बोस जी की जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी और गांधी जी की, बोस जी चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में हम ब्रिटिश के दुश्मनों से दोस्ती करके अटैक कर दें। गांधी जी चाहते थे हम वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ना करें, एक बार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अपनी मांडवली करके देश को आजाद कर लेंगे। दोनों ही चाहते तो आजादी ही थे, लेकिन तरीके अलग थे। अपने अपने फिलोसफीज थे, ठीक है। अब बात क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो अल्टीमेटली कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही कांग्रेस की रूपरेखा डिसाइड करेगा, है ना। अब गांधी जी ने बोला मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता आए हैं और पट्टाभी जी की हार मेरी हार है। तहलका मच गया, गांधी जी रिटायर हो रहे, गांधी जी रिटायर हो रहे। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी प्रेशर में। और हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ जो हो सकता था, वो गए भी थे जर्मन में, एडोल्फ हिटलर से मिलके आए थे, अब वो मोड़ आया ही नहीं, तो हम कैसे बात करें कि वो मोड़ आया नहीं। क्या पता हम लोग एलाइड होते, यूएसएसआर के पार्ट होते, जर्मन के साथ होते, क्या पता हम क्या होते, कुछ भी नहीं कह सकते ना, सोचा ही जा सकता है, सोचने हुए तो सनी लियोन बैठी है यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ, अब ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो हुआ है वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज नेवर अबाउट एनालिसिस कि क्या हो सकता था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हिस्ट्री यही है, स्टडी ऑफ पास्ट। अब जो हुआ, कहीं ना कहीं बोस जी गायब हो गए इतिहास से। कहां पढ़ते हो आप लोग, अभी वो कुछ साल से जब बीजेपी वापस आई है तो ये एजेंडा वापस आया है, तब तक बोस जी कहीं थे ही नहीं पिक्चर में। तो जो है गांधीयन रूल और गांधीयन फिलॉसफी से जो हमने क्या किया, अपनी आजादी ली। अब जो हुआ नहीं उस पर बात करने कोई मतलब नहीं। तो 1857 में जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना, आजाद हो गए होते तो क्या होते पता नहीं। मुस्लिम लीग, मैं आपको बताऊं एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ कांग्रेसियन, बहुत ही बड़े कांग्रेसियन थे वो, मुस्लिम लीग, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना साहब। जब मुस्लिम लीग बनाई गई थी ना, तो ही अपोज्ड द मेकिंग ऑफ द मुस्लिम लीग। नहीं, कांग्रेस को ही पावर कीजिए, एम्पावर कीजिए, जुड़ जाइए ना हमारे साथ। क्यों रिलीजन के नाम पे 2 लीग चला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, तो ये चाहते भी थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो मुस्लिम लीग उस समय, सॉरी मुस्लिम लीग का पूरा अपोज किए। फिर समय बदला, गद्दी का प्यार या रिफ्ट या कुछ भी कह सकते हैं, अंदर क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज है। पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तान आज हमारा होता, हम अखंड भारत होते। कौन रेफरेंडम, क्या ट्विन कंट्री सॉल्यूशंस, कुछ भी नहीं होता। तो व्हाट हैपेंड, उसी को उस हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ कुछ पूछना था कोई, आगे बढ़े, ठीक है भैया। अब देखो एक चीज है, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन का एक प्रिंसिपल होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यहां पे आया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। कैसे, यहां पे प्रोविंशियल देख लेते हैं, यहां पे सेंट्रल देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आगे जाके हमारी पार्लियामेंट बनेगी, ठीक है, और प्रोविंसेस मतलब स्टेट असेंबली जो आगे जाके बनेगी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सुनिएगा मेरी अच्छी तरह बात, उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन यदि ब्रिटिश को किसी का चाहिए था, तो वहां के लैंडलॉर्ड, ट्रेडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी इंडिया में है इक्का दुक्का। रतन टाटा जी ने टाटा होटल बनाया मुंबई का, गेटवे ऑफ इंडिया से पुराना है, इफ यू डोंट नो, गेटवे ऑफ इंडिया से पुराना है। उस समय इतना जंका मंका किसका पैसा हो सकता है इंडियन के पास, टाटा जी के पास था। और आज की डेट में लग्जरी होटल है, पूरे पूरे बॉम्बे में एक ही होटल था जो उस लेवल का था। लॉर्ड माउंटबेटन से लेके गांधी जी ने वहां पे स्पीचेस दी हैं, तो वो इतनी ग्लोरीफाइड बिल्डिंग है, उस पे बंदूकें चलाना मतलब उस ग्लोरी की बेइज्जती करना। तुमको क्या लगता है टेररिज्म बहुत कठिन काम है, बहुत इजी काम है दोस्त। वायलेंस सबसे इजी काम है। गांधी जी की पूजा इसलिए होती है बाहर की भी कंट्रीज में ना, कि नॉन वायलेंस से देश को आजाद करना सबसे कठिन काम है। वायलेंस इज वेरी इजी, मैं तो इसको गाली दे दूं, क्लास से निकाल दूं, झापड़ मार के निकाल दूं, टू इजी। इस फोरम में बाहर क्या पता 4 लड़के लेके आ जाए। तो बात यह है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। टेररिज्म में क्या होता है, तुम गोली नहीं चला सकते किसी पे, कट्टे कहीं भी मिल जाते हैं,
मार दिया तुमने किसी पीएम को। तो इतना इतना वो नहीं है, बात ये है ना, टेररिज्म कुल मिला के टेरर और मिसट्रस्ट प्रूव करने की बात है आज की डेट में। कैसे मिसट्रस्ट? पार्लियामेंट में अटैक हो गया, जब पार्लियामेंट नहीं बचा तो हमारा तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मिसट्रस्ट हुआ ना गवर्नमेंट की तरफ, और जहां गवर्नमेंट और तुम्हारे बीच में मिसट्रस्ट हो गया तो एनआरकी फैल जाएगी। आज जो भी है यार, गवर्नमेंट में ट्रस्ट करते हैं हम, हर घर झंडा करिए ना, आपने भी 80% जनता ने किया होगा बोलने पे, गांधी हमारे पीएम साहब के ट्रस्ट है। लेकिन कल वो मिसट्रस्ट में हो जाए, इलेक्शन करने अभी भी बहुत कम टर्नओवर होता है, बहुत कम लोग इलेक्शन देने जाते हैं। मैंने आज तक कभी इलेक्शन नहीं दिया, आई डोंट ट्रस्ट। ज्यादा पढ़ लेते हैं ना यूपीएससी, तो फिर आपको देश के बारे में पता चलता है, फिर दुख लगता है, तो फिर हो जाते हैं बहुत से लोग के अपने अपने फिलॉसफीज होती है। तो प्लीज याद रखिएगा, टेररिज्म इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मिसट्रस्ट। आज आप सब लोग बेरोजगार हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नशा पत्ती का पूरा सामान देते रहना है, तो आगे जाके तुम ही कई कलेक्टर बनते, तुम ही पीएम बनते, तुम ही अंबानी बनते। अब तुम क्या बनोगे? कुछ नहीं, जगह जेडी। नार्को टेररिज्म, आप नहीं करोगे ट्रस्ट, आप दिन भर धुत पड़े रहोगे, उड़ता पंजाब। भाई तुमको क्या मजाक है? टेररिज्म कुछ नहीं, गोली मारना नहीं है, नींव हिला देना है पूरे गवर्नेंस की। बहुत आसान है। हैदराबाद के लड़के आईएसआईएस ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? मिसट्रस्ट टुवर्ड्स ओन कंट्री। दिस इज टेररिज्म। बंदूक चलाना सबसे इजी काम है। इस बंदे ने बिना बंदूक चलाए 30 साल जेल वेल। और अच्छा, ऐसे आदमी को मारोगे तो बवंडर भी मचेगा। भाई कोपचे में गोली नहीं मार सकते थे गांधी जी को? आराम से मार सकते थे। ब्रिटिशर्स कुछ भी कर रहे थे, वो तो एक्सीडेंट हो गया भाई, हिम्मत नहीं थी उनकी। क्यों? स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यदि कोई लेता है ना, वो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है। स्ट्रॉन्ग इंसान भगत सिंह भी थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं उस डिबेट में नहीं आना चाहता। आप बोलोगे भगत सिंह 23 साल में देश के लिए मर जाना मजाक नहीं होता, तुम्हारा हाथ कट जाए तुम परेशान हो जाते। तो बड़े लीडर्स हैं ये, बड़ी सोच का वो है। और सोच से नहीं होता, सोच तो हम सबकी है ना, कलेक्टर बनेंगे, मेरी भी थी। उस पूरी जर्नी में वो सोच को जिंदा रखना, ना बनने पे भी देश के बारे में सोचना, ये होता है। एक इन्फॉर्म सिटीजन तो बन ही जाओगे ना 3 साल बाद। तुम जैसे इन्फॉर्म सिटीजन हो, तुम्हारे बच्चे इन्फॉर्म्ड, तुम्हारे आसपास की सोसाइटी इन्फॉर्म्ड। एंड दिस इज व्हाट बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम में सब लिटरेट हो गए तो टॉप भी लिटरेसी में आ जाएगी। समय लगता है, 200 साल 100 साल लगेंगे, लेकिन अपना काम तो कीजिए। मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर मैंने यही दिया था कि आप कलेक्टर बन के क्या करेंगे, क्यों बनना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहना देश चेंज कर देंगे, इतनी औकात नहीं है। पूछ लो जब कलेक्टर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। थोड़े थोड़े स्टेप्स अपना काम कीजिए और देश चेंज हो जाएगा। यही कर सकते हो आप। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आई वॉन्ट टू गिव माई एक ब्रिक इन मेकिंग ऑफ दिस कंट्री। ब्रिक नहीं दे सकता, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, तो मैं टीचर बन के वो जो बालू होती है मुरमू डाली जाती है वही दे दूंगा। अपना अपना पार्ट तो कीजिए ना। एक प्राइवेट आदमी अच्छा बिजनेस करे, अच्छा रेवेन्यू करे, 4-10 लोग को नौकरी दे, तो वो भी उस बिल्डिंग में कुछ से पानी के तराई वाला ही काम कर रहा है। जस्ट बी द पार्ट ऑफ योर इंडिया, द मेकिंग ऑफ द इंडिया। कमिंग बैक, जल्दी ज्यादा हो गया, अब सुनना मेरी बात। तो जो मैं तुमको बताया ना, इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये लोग थे, कॉमर्स वाले लोग। तो इनका रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट था। देखो क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया उन्होंने, समझिएगा मेरी बात। स्ट्रक्चर ये क्रिएट किया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसमें क्या होगा, जो नीचे के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, बहुत सारी होंगी, प्लस बंगाल कैपिटल और उसका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज में लोग हैं, उनकी चैम्बर होगा, एक एसोसिएशन होगा, एक फोरम होगा। उनके लोगों को वाइसरॉय के रिकमेंडेशन में कहां भेजा जाएगा? सेंट्रल लेवल में। ये वही वाली बात हो गई, आपके राज्यसभा मेंबर यहीं से तो ऊपर जाते हैं।
समझ पा रहे हो आप? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मद्रास, भोपाल, कॉमर्स वाले, और ऐसे बहुत सारे प्रोविंशियल थे, बहुत सारे प्रोविंस ऐड भी हुए थे, यदि आपको याद होगा 3 से ज्यादा हो गए थे उस समय, आगरा भी हो गया था, फिर बहुत ऐड हुए हैं। ठीक है, तो बात समझिए, यही तो है रिप्रेजेंटेशन। आज की डेट में लोकसभा क्या है, एमपी, यूपी, बिहार सभी के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और राज्यसभा स्टेट ऑफ काउंसिल है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो कोशिश ये की गई कि वाइस रॉय, क्योंकि वो देखो प्रेसिडेंट थे मान लीजिए उस समय के, वाइस रॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आएंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाई मैंने बता दिया, लास्ट तक ये लोग बहुत पावरफुल थे। ठीक है, तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल काउंसिल के मेंबर बनेंगे। अच्छा, प्रोविंशियल कैसे बनेगा? प्रोविंशियल में गवर्नर, जो वहां पे प्रेसिडेंट, वहां पे गवर्नर। ठीक है, that of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of district board रहेंगे। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे लोग जो आगे जाके कुछ तो इनकम जनरेट करेंगे, या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्की का काम करेंगे। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, चैम्बर्स वही है, डिफरेंट चैम्बर्स। तो अब यहां पे क्या हुआ, सेंट्रल में प्रोविंशियल के लोग जा रहे हैं, और प्रोविंशियल में आपके डिफरेंट चैम्बर्स जा रहे हैं, जिला विला मान लीजिए, म्यूनिसिपैलिटीज मान लीजिए। पंचायत इलेक्शन जीते, अगली बार बोलेंगे मैं भाई डिस्ट्रिक्ट पंचायत लड़ूंगा, फिर मैं एमएलए बन जाऊंगा, फिर एमपी बन जाऊंगा, धीरे धीरे पीएम बन जाऊंगा। ये वही वाली बात हो गई। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1892 से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे, टीयर सिस्टम इसी को कहते हैं, 3 टीयर, पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं कहीं ये बेड रॉक क्रिएशन क्रिएट हो रहा है, आ जाके यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग हैपेंड इन 1892। प्लीज समझिएगा, ये है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल में और प्रोविंशियल में स्टेप बाय स्टेप टीयर्स क्रिएट हो रहे हैं, TIER। ठीक है, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अपने आंसर में वो टीयर बना दीजिएगा, अपनी कॉपी में वो टीयर बना दीजिएगा। इंडिया में 2 टीयर था, फिर 1992 में पंचायत के आने के बाद 3 टीयर हो गया, पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हो गया। नहीं, वो दूसरी बात है, कहीं कहीं मंडल पंचायत अलग से होती हैं, वो अलग चीज है, वो क्या है ना, बलवंत राय, अशोक राय मेहता कमिटीज थी, उसका भी मत जोड़ो, दिक्कत हो जाएगी। 3 टीयर मान लो तुम फिलहाल के लिए। ठीक है, और हर टीयर अपने में एक पॉलिटी है, फर्स्ट क्लास एंटिटी, उसको चलाने के लिए लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनोगे, पहले तहसील के बनोगे, SDM बनते हो ना, फिर उसका धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे, फिर 12-15 साल डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे, फिर सेंटर में चले जाओगे, स्टेट में चले जाओगे। यही है टीयर ट्रांसफर्स आपके, धीरे धीरे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलिए। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, अगले में होगा, इसलिए कभी प्रिया मेंस में आए तो अगला एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इलेक्शन वर्ड में। द वर्ड इलेक्शन तो कहीं नहीं था इस पूरे एक्ट में। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। ठीक है, तो कुल मिलाकर रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन ये तो प्रोसेस इलेक्शन का ही हुआ ना, पंचायत से इधर इधर इधर, नहीं उन्होंने इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, आगे जाके ये वर्ड यूज करेंगे। फिलहाल व्हाट दे सेड कि चलो वी आर गिविंग यू अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल वेयर द रिकमेंडेशन विल बी क्रिएटेड। चैम्बर से यदि गवर्नर बोले तो प्रोविंशियल में, और वाइस रॉय बोले तो प्रोविंशियल के लोगों को सेंटर में ले आएंगे धीरे धीरे। ये टीयर तो क्रिएट हो रहा है, इलेक्शन जैसा कुछ अभी हो तो रहा है, लेकिन इलेक्शन वर्ड मत यूज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। द एक्ट वॉज अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, क्यों? रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं ना लोग, अभी भी नॉमिनेशन वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, लिमिटेड था, सबके लिए नहीं था। किसके लिए था? कॉमर्स वालों के लिए, मतलब कॉमर्स मतलब ट्रेड यूनियन, जमींदार, आप जैसे या मेरे जैसे जनता का नहीं था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी में कितने लोग ही पढ़ रहे होंगे उस समय। ठीक है, तो द एक्ट वाज मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शन या नॉमिनेशन इन फिलिंग ऑफ द नॉन ऑफिशियल पोस्ट है भी नहीं, इतना नाटक ये नॉन ऑफिशियल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ना इंडियंस को अच्छा लगे कि हाँ यार सही है। ठीक है, सीट्स इन बोथ सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल काउंसिल। खा लो जल्दी खा लो,
तो धीरे धीरे करोगे, कोई मतलब नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे मैं क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कर रहा है जिस दिन फंस जाए। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ 1892 कैन बी सेड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द मेंबर वेयर ऑथराइज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने मेंस में लिखिएगा। At least they were enabled to indulge in a criticism of the financial and legislative policy। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आप क्वेश्चन तो कर सकते हो। क्वेश्चन मतलब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। ऐसा क्यों? 6 दिन बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहे हो, भूल गए तुम भी, 6 महीने सेट कर दिया तुमको, लेकिन तब भी दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आगे की चीज, द नंबर ऑफ इंडियंस वेर इंक्रीज्ड एंड दिस वाज द पॉजिटिव। सही बात है, कुछ भी हो तो इंक्रीज कर दो। ठीक है, 16 लोग 27, 28, 28, हम भी खुश। जब तू भी आ गया, अच्छा तू भी आ जा, तू भी आ जा, मतलब खुश बुला के इंडिया को खुश बहुत किया गया है। ठीक है, फिर उनको लगा कि यार खुशी अंदरूनी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक देख लिए तो वाला। ठीक है, बट देयर वाज नथिंग फॉर द कॉमन इंडियन ड्यू टू इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। सही बात है, कमाते हो या क्लोज हो या इंग्लिश एजुकेशन है आपके पास, उस समय इंग्लिश एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्यू आर द कॉमन इंडियन मैन, आपके लिए कुछ भी नहीं था। कॉमन रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो कॉमन एस्पिरेशंस नहीं थी। भैया सीधी सीधी बात है, मैं क्लास में बस लड़कों से पूछे जाऊं, लड़कों के साथ में क्लास चले, ठीक है, और लड़कियों से कुछ पूछूं नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लड़कियों की एस्पिरेशंस जो होंगी क्लास को रन करने की या किस तरह से समझाना चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, वो कभी भी क्वेश्चन में ही नहीं आएगी। इनडायरेक्ट एस्पिरेशन जो सॉरी द कॉमन इंडियन एस्पिरेशंस आर लाइक रोटी कपड़ा एंड मकान। लेकिन कॉमर्स और चैम्बर्स में लोग काम करने वाले, देयर मेजर थिंग इज एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस टू। अदानी अंबानी की सबसे बड़ी ये है कि एक्सपैंड कहां करें। आज सुबह सुबह की न्यूज, इफ यू डोंट नो, अंबानी जी ने दुबई का सबसे महंगा 80 मिलियन का एक फ्लैट खरीदा है या एक बिल्डिंग खरीदी है। उनका वो सोच रहे हैं कि दुबई में घर बनाएंगे, हम ये सोच रहे हैं कि शाम को गोलगप्पा खाएं कि क्या चले। कॉमन एस्पिरेशंस पूछा ही नहीं जा रहा, तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो पूछने का भी नहीं है। जब पूछा ही नहीं जा रहा तो उससे कोई डिस्कशन नहीं होगा, और डिस्कशन नहीं होगा तो अगले एक्ट में उनके लिए कुछ नहीं आएगा। सीधी सीधी बात। आज की डेट में डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक साल जो इलेक्शन के पहले होते हैं बहुत सारी स्कीम मिल जाती है। अभी देखो फ्री में क्या क्या बटेगा, कम से कम वो एक साल ना सबके लिए एक पूरा सर्कस होता है देश में। क्या चाहिए तुमको, फ्री में सब कुछ, सॉल बट रही हैं, ये बट रहा है, वो बट रहा है। ठीक है, तो लेकिन हर साल इलेक्शन नहीं करा सकते, करोड़ों रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो देयर वाज नथिंग फॉर द कॉमन इंडियन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रिवेंटेड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। एकदम सही बात, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जब आप डायरेक्ट इलेक्ट कर ही नहीं रहे हो तो तुम्हारी एस्पिरेशन है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव का बात ही नहीं। मैं तो नॉमिनेट कर रहा हूं ना, तो नॉमिनेट मैं अपने बंदे को कर रहा हूं, ठीक है, या कॉमन इंटरेस्ट के लोग को फोरम में ला रहा हूं। मैं भगत सिंह को नहीं लाया, मैं गांधी को नहीं लाया, मैं ऐसे लोग को लाया जिनका कॉमन एस्पिरेशन है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। 4 रुपए तू कमाएगा तो 6 रुपए मैं कमाऊंगा, तो इंग्लैंड में 8 रुपए आएंगे। ठीक है, चलिए, नेवरदलेस कोई बात नहीं, द एक्ट एट लीस्ट प्रोवाइडेड इंडिया एक अपॉर्चुनिटी टू शेयर काउंसिल एट द हाईएस्ट लेवल। खुशी की लहर, ठीक है, गुड फील, ठीक है, and thus laid down the foundation of the representative government. This you can conclude with this answers in the means. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं आएंगे ना कि which act gave the ऐसे करके, लेकिन ये आपको means लेवल पे भी तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, this act was an important milestone that led to the establishment of the parliament government at the larger stage, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिवनेस था। बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी और मेजर रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल करती रही। पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री अब 1885 के बाद क्या रहती थी, कुछ एक्ट आता था, कांग्रेस कुछ बोलती थी, फिर कुछ एक्ट आता था, फिर कांग्रेस कुछ बोलती थी, धीरे 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 अल्टीमेटली वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक फोरम थी इंडिया की, दे कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर द मोर रिफॉर्म्स एंड दिस एक्ट आल्सो सर्व्ड एज द रीजन बिटवीन लड़ाई बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। दोनों में बहस हुई, क्या पा गए तुम 1892 के काउंसिल में। मॉडरेट कह रहे हैं देखो कितनी अच्छी बात है, आज से 20 साल पहले हम डिस्कस भी नहीं कर पाते थे, तो सामने वाला बोला कि डिस्कस कभी कर क्या रहे हो तुम, वोट तो कर नहीं पा रहे।
इसी में फिर एक दूसरे को मारा पीटी करके स्प्लिट हो गए। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो सर्व द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ अ मिलिटेंट नेशनलिज्म। सब नेशनलिस्ट थे, तरीके अलग थे। वो मिलिटेंट मतलब आप मिलिटरीली गन का यूज करके, टेरर का यूज करके। आप एक चीज बताइए, भगत सिंह चाहते थे, यदि आपने पिक्चर्स भी देखी होगी या पढ़ा भी होगा, भगत सिंह भगत सिंह चाहते होते तो जो पार्लियामेंट में बम फेंका था वो खाली जगह नहीं फेंकते, 2-4 को लेके जाते। लेकिन टेररिज्म का मतलब कभी किसी को मारना होता ही नहीं है। टेररिज्म मतलब मिसट्रस्ट, टेरर क्रिएट हुआ, उसके बाद जो पूरा जुडिशियरी में हुआ, जो वो बोलते थे वो अगले दिन न्यूज़पेपर में छपता था। आग लगी एक आदमी के कारण पूरे देश में, ये जरूरी है। ठीक है, ना कि किसी को 4 लोग को गोली मार दो कुछ नहीं होगा देश का, भूल जाते हैं दोस्त। ठीक है, हमारी एक इंडियन क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, इंडियन नासा में एक इंडियन वुमेन थी, ठीक है, जो बाहर गई थी, नाम याद है आपको? हाँ, ठीक है, उस समय पूरा इंडिया रोया था आज तक देख के। आज कितने को याद? फर्क नहीं पड़ता दोस्त, है श्री कृष्ण, बहुत सारी चीजें ऐसे। ठीक है, एक जमाना था तुम लोग छोटे हो गए तो उस समय मस्त लहर चल रही थी, एक छोटे से कुएं में बच्चा गिर जाता था, फिर आज तक ना 16 घंटे दिखाती थी कैसे वो कुएं से बच्चे को निकाला गया। कभी देखा है? पूरा दिन मम्मी पापा ये देखते थे, निकला, है ना? ठीक है, मस्त ड्रामा चल रहा है, उसका जो बच्चा जहां गिर रहा है सब न्यूज में वही आ रहा है। तो दिक्कत हम देश वालों की है, हम देख रहे हैं ये कचड़ा, हमको दिखाया जा रहा है कचड़ा। चलिए कोई बात नहीं, कमिंग बैक। तो दिस एक्ट ऑल्सो सर्व, या क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, 1892 कंप्लीट, 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, कांग्रेस का डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, प्लस 1907 का सूरत स्प्लिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये था कि कांग्रेस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन चीजें बेहतर तो हुई थी 1892 के बाद। उसके बाद आपने 1907 के बारे में देखा था, सूरत स्प्लिट हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, मॉडरेट अलग हो गए थे। ठीक है, उनको भी लगा कि यार कांग्रेस मर पिट रही है, कुछ तो देना पड़ेगा, तो एक कैरेट दे देंगे और पीछे स्टिक मार देंगे। ठीक है, तो 1909 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। जो चीज आपको 1892 में मिसिंग लगी वो यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी और एक स्टेप फर्दर आ जाएंगे आप टुवर्ड्स द रियल एस्पिरेशन ऑफ द कांग्रेस और द इंडियन पीपल और a better association with the governance of the country. Despite the Queen's Victoria's proclamation, क्या था? Associating Indians in the Indian administration. Indians would be treated equally, बहुत equally treat किया जा रहा था. Very few Indians got such an opportunity as British authorities were hesitant to accept them as an equal partner. सीधी बात है, वो आप देख भी रहे हैं. Indian Council Act of 1892 had introduced a limited representation with the indirect election. Actually, it failed to satisfy the Indians who were much more conscious of rights by now. अब आपको पढ़ लिख रहे हो, आप जान रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 4 लोग यदि पार्ट बने, घर आके पूरे मोहल्ले को बताएंगे। आपके यदि पूरे गांव में एक आदमी आर्मी में गया, जब वो आया तो उसने बताया कि आर्मी में ऐसा होता है, लेह लद्दाख में ऐसा होता है, अवेयरनेस तो क्रिएट होती है ना। ठीक है, आपके गाँव में एक कलेक्टर बना के पूरे परिवार में एक कलेक्टर होगा ना, इसलिए बैठे हो यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सबसे बड़ा इवेंट यही होता है जीवन का, या तो पापा बन नहीं पाए, पापा बने थे, या पापा बन नहीं पाए तो बेटा बन जाएगा, पापा बने हैं तो फिर इसलिए बन रहे हैं। बाकी यदि किसी का एक इवेंट होता है जो बहुत कम होता है, सब कहानी बनाते हैं कि मैं स्कूल में था 9th क्लास में, जब कलेक्टर साहब आए झंडा फहराने तो मेरे आग लग गई कि ये तो मैं भी करूंगा, है ना। तो कहानियां हैं, कुछ नहीं। जैसे अपनी रोती रहती है ना, वो क्या नाम है, नेहा कक्कड़। ठीक है, तो यूपीएससी वाले पागल नहीं है, ठीक है, कि कहानी सुन के तो बात मान लेंगे। ठीक है, 30 साल से वो यही कर रहे हैं जो तुम करने जा रहे हो 1 साल से। उनको बेवकूफ बनाना इजी नहीं है, कहानी फ्रेम करके जा रहे हो, इसलिए फिर डांट खाते हैं वहां जाके। तो द थिंग इज, ठीक है, तो राइट्स थी, कॉन्शियसनेस था, लोग जान रहे थे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हम इंडिया की रियल एस्पिरेशन को मीट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया को यदि और अच्छा करना है, इंडिया को गुड गवर्नेंस लाना है, इंडिया में जो भी फेलियर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, द ओनली वे इज इस काउंसिल का मेंबर बनना या इसको और ज्यादा
पावरफुल बनाना। तो इस पूरी कॉन्शियसनेस पे काम चल रहा था। लॉर्ड कर्जन हैड कैरीड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। याद होगा मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल परेशान थे, वो बंगाल में इतनी कॉन्शियसनेस से, तो बग गए वो दिल्ली दरबार वाला। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन साहब थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया 1905 में। ये मैसिव अपराइजिंग क्रिएट हुई बंगाल में और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपके देश में। स्वदेशी मूवमेंट, यदि आपको थोड़ा आइडिया, एक दूसरे को राखी बांध रहे थे हिंदू और मुस्लिम, ये सब ने आपको पढ़ाया होगा। तो पूरा का पूरा सूरत स्प्लिट क्रिएट हो रहा है, कांग्रेस में कॉन्शियसनेस जाग रही है, बंगाल के पार्टीशन से लोगों को एक मैसिव अपराइजिंग क्रिएट करते मिल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एजिटेट कर रही थी रिफॉर्म्स के लिए, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडियंस के लिए। इंडिया की गवर्नेंस हम खुद करेंगे इन द इंडियन स्टाइल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ योर आइडियाज, इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट। आप हमको गाइड कीजिए ना, यू वांट टू रूल अवर पीपल, और आप हमको बताइए कहां गलती कर रहे हैं, आप हमको दीजिए ना सेल्फ रूल। ठीक है, स्वराज की बात होने लग गई थी, स्वराज मतलब सेल्फ रूल ना, जहां गलती करूंगा बताइएगा। पूर्ण स्वराज तुम्हारी गलती थी, तुमने स्वराज नहीं दिया तो हम नहीं हो सकता, 30-40 साल हो गए स्वराज नहीं दिया तो पूर्ण स्वराज चाहिए। वही वाली बात है ना, पापा से तुमने आज मांगा कुछ, 20 दिन बाद दे रहे हैं, 2 साल बाद दे रहे हैं, नहीं अभी नहीं चाहिए, वो चाहिए। पिछली बार भी आपने ऐसा किया था, तो वही जो हमारे देश के साथ हुआ। ठीक है, कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड अ सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडियंस एंड इन 1906 फॉर द फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का हुआ, हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से 1885 से बनी है, दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली हर साल नवंबर दिसंबर में, लास्ट में, अगले साल की तैयारी के लिए इलेक्शन हुआ करता था और एक जगह सेशन होते थे। जैसे आपको मैं बताऊं 1885 में सेशन कहां हुआ था, पहला सेशन कांग्रेस का बॉम्बे हुआ था। ठीक है, 1938 हरिपुरा उत्तर प्रदेश, 39 जबलपुर एमपी में एक ही बार हुआ है। ठीक है, फिर 1924, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार गांधी जी एक ही बार बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बेलगांव। ठीक है, कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल, ये सब बहुत सारे नाम पढ़ोगे, हिस्ट्री में नहीं जा रहा मैं फिलहाल, लेकिन कुछ कुछ कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 1907 सूरत स्प्लिट सूरत में हुआ था। ठीक है, 1906 का सेशन कहां हुआ था, कलकत्ता। क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वराज की मांग, द एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस, इसलिए 1909 में मिलेगा कुछ हद तक इलेक्शन पहली बार, लेकिन उसमें भी हिंदू मुस्लिम अलग कर देंगे, डिवाइड एंड रूल। तो कांग्रेस वे आर ट्राइंग, बट दे वर आल्सो ट्राइंग फॉर अदर थिंग्स। ठीक है, तो कांग्रेस ने डिमांड किया स्वराज का, 1906 कलकत्ता सेशन याद रखिएगा। ठीक है, फिर 29-30 पूर्ण स्वराज, कल बात की थी 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, लाहौर सेशन। अच्छा, इस कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, प्रिसाइडेड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। क्या इस नाम से जानते हैं इसको आप, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री, हाँ वहां पे ना ब्रिटेन में पारसी थे ये। ठीक है, दूसरी चीज, एक किताब जिस बहुत फेमस है, इन पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, उसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। ही इज द गाय जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी देश को। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, एक किताब लिखी उन्होंने, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया अन ब्रिटिश। ठीक है, उसमें उन्होंने एक थ्योरी समझाई कि कैसे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला दादा भाई नौरोजी साहब ने कि सुनो, अब हमको चाहिए सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज, हम अंडर रहेंगे इन्हीं के, लेकिन हमको स्वराज चाहिए। स्वराज नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, दे विल ड्रेन ऑल द वेल्थ। सोने की चिड़िया वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी थोड़ी बता देता हूं आपको, देखो कितनी प्यारी चीज है। ये इंडिया में वही उगेगा जो ब्रिटेन को चाहिए, तब क्या बन गए, रॉ मटेरियल। उनको इंडिगो चाहिए था, इंडिगो मूवमेंट हुआ था, क्यों, नीला कलर उससे आता है कपड़ों में, नील। ठीक है, तो उनको चाहिए था नील, अपन को चाहिए था राइस। राइस उगा नहीं, नील उगा, नील खाओगे क्या, ठीक है चलो, एक लॉस देश का, नेचुरल रिसोर्स का, सॉइल का। दूसरा, अब राइस नहीं है, कहां से लाओगे, इंग्लैंड से आएगी राइस।
तो उसका क्या दोगे, पैसा, इंपोर्ट। एक तुम्हारे पास रिसोर्स था, वो तुमने मिस यूज किया, किसके लिए, मतलब बेसिकली तुम रूल कर रहे थे, तुमने ब्रिटेन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रेड को रखा। दूसरा, एसेंशियल जो होते हैं वो दूसरी जगह से मंगवाए, तुम ही बेच रहे थे, अपना राइस बेच देते। एक बार याद होगा आपको, यदि आप पापा मम्मी से पूछिएगा, एक बार हमारे देश में भुखमरी वाली कंडीशन आई थी, तो अमेरिका ने हमको चावल दिया था, जो वहां के सड़े हुए चावल थे वहां भेजे गए थे। नहीं, 90s 80s की बात है, if I'm not wrong, मेरे को याद नहीं आ रहा। रशिया ने जितने भी बेचे हैं सब अपने डंप्ड वो भेजे, जो एक वो आया था, क्या बोलते हैं उनका, वॉरशिप आई थी, वो वहां पे पड़ी हुई थी, उसमें रिसाइकल में, वो यूज नहीं कर रहे थे, तो हमने खरीद ली। तो ऐसा हुआ है, देश के साथ करते हैं, लोगों का बेनिफिट है। जो कचरा था उसको बेच दिए। प्लस कॉटन और सिल्क यहीं से ले जाते थे, प्रोसेस वहां करते थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। कलर भी इंडिगो चढ़ाते थे, तो 4 रुपए का मान लो, और उसको 400 रुपए में हमारे ही राजा को बेचते थे, और उससे टैक्स भी लेते थे, पैसा भी लिया, टैक्स भी खुद लिया। तो जो पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इसलिए इंडिया खोखला हो गया। ये चीज समझाई दादा भाई नौरोजी साहब ने, और बहुत लोग ने आगे आगे समझाई, ठीक है, ठीक है। तो द थिंग इज, दादा भाई नौरोजी बहुत ही एक, मतलब आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ये पूरा जो एक 1905 1906 का इवेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट, आपका क्या बोलते हैं बंगाल का अलग होना, प्लस क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग का बनना, ये बहुत इवेंट। अच्छा, सूरत स्प्लिट हो जाना, बहुत बड़ी बात थी कि राजा को दरबार बनाना पड़ रहा है, राजा को खुद आना पड़ रहा है, कोई एक्ट वैक्ट नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। आपने मजबूर कर दिया कि मोदी जी आपके गांव में आए, छोटा मोटा इवेंट नहीं, बहुत इवेंटफुल ये 5-10 ईयर्स थे, और तुम खुद भग गए दिल्ली अपना कैपिटल लेके, तो बहुत बड़ा इवेंट था। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे को दादा भाई नौरोजी ने समझाया, और कांग्रेस अब समझ चुकी थी, कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, और अब हम लोग चाहते थे कोई डिस्कशन डिबेट विबेट वाली बात नहीं कि हम बजट डिस्कस कर पाए नहीं कर पाए, हमको चाहिए स्वराज, सेल्फ रूल, ठीक है। आगे जाके नहीं मिलेगी तो पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो 1906 एक सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी यदि आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वही वाली कहानी है जो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार पढ़ लीजिए। ये बैकग्राउंड है ना 1909 का। मैं एक्चुअली ये वाला पूरा टॉपिक हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के पढ़ाता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जब हिस्ट्री की ही नहीं पड़ी तो पॉलिटी कैसे पढ़ोगे, ठीक है। द अर्लियर कांग्रेस लीडर मॉडरेट थे, मॉडरेट का मतलब अपने आइडियाज में मॉडरेट थे। प्रेयर पिटीशन, प्लीज सर देख लो, कर दो, कल छुट्टी मत करो, ऐसे करके। दूसरा, फिर सर ये लोग क्लास नहीं लेते टाइम से, 2 घंटे बाद आता है, आधे घंटे बाद आता है टीचर, ठीक है। उस दिन बारिश में 1 घंटा वेट करते, सर ही नहीं आए, ऐसा भी हुआ था बीच में एक बार, ठीक है। तो पता चलता रहता है। थिंग इज, कितनी पावर है आपके वॉइसेस में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरे, फिर एक नए लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट हुई, एक्सट्रीमिस्ट जो के बारे में बात की, वेयर ऑन द राइज हु बिलीव्ड इन मोर एग्रेसिव मेथड्स, उनके आइडियाज एग्रेसिव थे, ठीक है। एंड वाज एक्सर्टिंग मोर प्रेशर। आप देखे होंगे इस तरीके से आपके घर में भी होती है, ठीक है। बड़ा भाई हमेशा थोड़ा मॉडरेट होता है, छोटा चलो पापा बताते हैं, कैसे बोल दिया पड़ोसी, बड़ा भाई बोलते छोड़ जा, क्या लड़ाई करने से फायदा, छोटा भाई कल ही आया कॉलेज से, सीख के भी आया लड़ाई हॉस्टल में कैसे होती है, तो चला जाएगा, पापा को रोज परेशान करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो मॉर्ले इंग्लैंड में हमारे क्या थे, नहीं सॉरी, हाँ मॉर्ले जी से मिले, ठीक है। मॉर्ले मिंटो, ये सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉर्ले एंड मिंटो। मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द हाईएस्ट पोजीशन। गोपाल कृष्ण गोखले जी गए इंग्लैंड में, ठीक है, कांग्रेस मेंबर थे। मॉर्ले जी से मिल के भी आए कि भैया रिफॉर्म चाहिए, देश की हालत खराब है, स्वराज चाहिए, XYZ। मॉर्ले लिखा है ना भाई, गोपाल कृष्ण गोखले मेट मॉर्ले, ब्रिटेन में मॉर्ले से मिले। और हमारा गवर्नर जनरल कौन था इस समय, मिंटो, तो आया मॉर्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद भाई गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉर्ले से मिले इंग्लैंड में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। शिमला डेप्यूटेशन हुई, एक इलाइट मुस्लिम थी जो आगा खान, नाम सुना होगा आपने, मुस्लिम लीग बना था, है ना,
तो भाई एक इलाइट मुस्लिम, देखो इलाइट मतलब पढ़े लिखे और जिनके पास पैसा था, कॉमन पीपल तो कहीं हुआ ही नहीं ना, ठीक है। इलाइट मुस्लिम ने बोला कि आगा खान के साथ मिंटो से मिले 1906 में और बोला कि सुनो 1905 में बंगाल तो अलग करवाई दिया तुमने, हमको इलेक्टोरेट भी दे दो अलग से। अब एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट और एक होता है रिजर्वेशन। जल्दी से समझिएगा, यदि मैं बोलूं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेपरेट इलेक्टोरेट है वुमेन्स के लिए, और यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ये मान लीजिए भोपाल, ये इंदौर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, रिजर्व सीट है फॉर वुमेन। दोनों में अंतर हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, वुमेन को वुमेन्स ही वोट करेंगी, मतलब यहां वुमेन ही खड़ी होंगी, 4-5 वुमेन खड़ी होंगी और वुमेन ही डिसाइड करेंगी कौन वुमेन परफेक्ट है उनके लिए। यहां पे वुमेन खड़ी होंगी 100% वुमेन ही खड़ी होंगी, लेकिन मेन, वुमेन या आज की डेट में ट्रांसजेंडर तीनों वोट करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव वुमेन्स में कौन सा है। तो यहां पे ये जीतने वाली वुमेन हैव द रिप्रेजेंटेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट हियर जिताने वाले भी वुमेन, एस्पिरेशंस भी वुमेन, तो मेन का कहां गया रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए अलग है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसोर्सेज तो एक ही है भाई, सीधी सीधी बात है। तुम्हारे भोपाल में एक बड़ा मैदान है, या तो वहां पे दिवाली दशहरा करवा लो उसी दिन, और उसी दिन वहां ईद का फंक्शन है, क्या करोगे? अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परेशान। यही होता है ना कि एक मोहल्ले से जानी है राम की यात्रा और उसी दिन ईद की भी यात्रा है, फिर आप पूरी क्या बोलते हैं नए रूट क्रिएट करते हो। अरे एक रूट में लड़ाई होती है, नहीं इस जगह से तो जाना ही जाना है, फिर वहां पथराव हो जाते हैं। यही होता है हमारे देश के साथ। द थिंग इज आपको मैनेज करना पड़ेगा। उस समय कलेक्टर फिर बाहर निकल के बैठता है, फिर अपने रूम पे नहीं बैठता, पूरे दिन की कष्ट लगती है, ठीक है। द थिंग इज ये दोनों अपने में ना एक डिवाइड एंड रूल है। वहां पे ना जो भी है, हमने वुमेन रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट किया कि औरत आएगी तो औरत का रिप्रेजेंटेशन आएगा, लोग देखेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि औरत यदि रिप्रेजेंटेटिवनेस या सॉरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का काम कर सकती है तो हमारी बेटी भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स। एक ट्रांसजेंडर कभी पीएम बन जाए, छोड़ो छोड़ो, प्रेसिडेंट एक दलित बनी तो दलित उस पूरे न्यूज में क्या था, पहली दलित पहली दलित पहली दलित। दलित इंपावर हुए, कम से कम साइकोलॉजिकली फील गुड फैक्टर तो आया, उनके घर में कुछ पैसा वैसा तो आना नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या सीखा है ब्रिटिशर से, खुशी देते रहो लोगों को, वो बहुत जरूरी है। तो दलित इतने खुश है आज की डेट में, या दलित इंपावर फील कर रहे हैं कि हमारे में से एक औरत या आदमी जब प्रेसिडेंट बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो दैट फीलिंग, दैट इंस्पिरेशन, आप देखिए आप जब भी परेशान होते हैं यूट्यूब में 2 मिनट के एक इंस्पिरेशन है वीडियो, आपको बहुत इंस्पायर कर जाता है, तो वापस पढ़ने बैठ जाते हो। या कोई इवेंट है जो अभी भी याद है, इसके कारण आईएएस बनना चाहते हो। मेरे फादर के ऑफिस में एक बंदा था, मैं जल्दी से बताता हूँ। हॉस्पिटल गया, उसकी माँ बीमार थी, तो हॉस्पिटल में लाइन लगी थी और ऑफिस ड्यूटी पे था, तो बोला कि क्या बोलते हैं जल्दी से करवा दीजिए, 200-500 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, लेकिन क्या मेरी माँ बीमार है, मेरे को ऑफिस भी जाना है। कोई भाई ऑफिस में यदि कुछ कांड हो गया तो जिम्मेदारी तो उसकी थी, क्योंकि मेरे फादर प्लांट में काम करते हैं, एनटीपीसी बिजली बनाते हैं, ठीक है, पीएसयू। तो वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लांट की नौकरी और कॉर्पोरेट नौकरी में अंतर होता है, कुछ भी वहाँ हो गया तो जिम्मेदारी बनती है XYZ। तो वहाँ का एक चपरासी ने क्या बोला, कलेक्टर हो गया तो तुम्हारी लाइन ब्रेक कर दूं। अगले दिन रिजाइन किया, अगले साल कलेक्टर बन के, वहां का तो नहीं आया कलेक्टर बन के, लेकिन बिकेम अ कलेक्टर इन विदिन 2 years। वो एक इवेंट कलेक्टर हो गया, चपरासी का लग गया उसे। तो इवेंट्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो याद रखिएगा पूरा यहां पे रिप्रेजेंटेशन जो भी है ना, प्रमोशन और एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। अब यहां पे मुस्लिम मान लीजिए, एससी मान लीजिए, एसटी मान लीजिए, ट्रांसजेंडर मान लीजिए, यहां पे एक डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग ऑफ द एजेंडाज, डिवाइडिंग ऑफ द एस्पिरेशंस, रिप्रेजेंटेशन एंड डिवाइडिंग द पॉलिसी फॉर्मेशन आइडियाज। वो सबके लिए करेगी, वो पॉलिसी फॉर्मेशन उन्हीं के लिए करेगा। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज द ब्लैक स्पॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कि सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुत बार आपने सुना होगा
इन्होंने क्या किया, हमको कैरेट तो इलेक्शन का दे दिया इतनी सारी मीटिंग इतने सारे इवेंट के बाद, लेकिन क्या किया, पहली सीड डाल दी पाकिस्तान बनने की। ना ऐसा कभी हुआ होता, ना पाकिस्तान की अपनी रिप्रेजेंटेशन की चाहत होती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यही कॉम्युनल अवार्ड में यदि SC ST के लिए होता तो क्या पता एक बहुत बड़ा लीडर एक नया SC ST स्टेट मांगता। कास्ट पे बेसिस करो, क्लास पे बेसिस करो, रंग पे बेसिस करो, बेसिस पे ही ना डिविजन्स होते हैं। यूरोप में अलग डिविजन्स क्रिएशन हुए, यहां अलग हुए। हम रिलीजन में बंटने वाले देश हैं। इजराइल पैलेस्टाइन वैसा है, दोनों जगह फ्यूड चल रहा है, आगे जाके किसी और नाम पे बढ़ जाएंगे। तो द थिंग इज, कैसा कहा जा सकता है, मॉडल रिफॉर्म्स और द 1909 का काउंसिल एक्ट वाज द सीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। दिस सेपरेटरेट वाज लाइक अ वेरी ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो सुनिएगा बस, ठीक है। तो सिमला डेपुटेशन में एक मुस्लिम लीग बनी, दैट इज अ गुड थिंग, मैं पर्सनली मानता हूं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए फोरम्स होने चाहिए। आपके यहाँ पे ब्राह्मण समाज की एक समिति है, SC ST की भी है, OBC की भी है, होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। और फॉर्मेशन ऑफ फोरम इज अ गुड थिंग, सबके रिप्रेजेंटेटिव एम्पावर फील करेंगे, डिस्कशंस में होंगे। अब भीड़ डिस्कस नहीं करेगी, उनके फोरम के 4 लोग डिस्कस करेंगे, तो केओस नहीं क्रिएट होगा। लेकिन द थिंग इज, आपने क्या क्रिएट किया, एक पूरी की पूरी एंटिटी जो आगे जाके एक देश को अलग कर दिया। और ब्लड लैशेस, ब्लड मार्च 2022 तक चल रहे हैं। सोचो कभी पाकिस्तान नहीं होता तो क्या आप हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी या डिसहार्मनी सोच सकते थे? आज है ही इसलिए ना यार, हम पाकिस्तान से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, दैट्स इट। तुम्हारे साथ क्या किसी पाकिस्तानी ने गलत, तुमको फोन में गाली दी क्या? नहीं, क्योंकि बचपन में पैदा हुए तो बताया गया कि पड़ोसी हमारे दुश्मन है, बस, और कोई रीजन नहीं। वो पाकिस्तान होता तो रिसोर्सेज भी रहते सेम पे, ठीक है, आपको घूमने को भी मिलता अच्छी अच्छी जगह, ठीक है। एंड थर्डली, कोई डिसहार्मनी नहीं होती। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है 24-25 को, कल है तो क्या, फिर तो छुट्टी है मैडम, ऐसी बात कर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है भाई। क्यों देखोगे सब कोई? मैं क्रिकेट नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने क्रिकेट सच्ची बचपन से नहीं देखा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच और फाइनल मैच हमेशा देखता हूँ। तो मेरे को इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एज अ यूपीएससी स्टूडेंट तुम पागल हो के 3 महीने क्रिकेट देखोगे? इतना दिमाग है, लड़के लोग होते हैं तो क्या करें। हॉस्टल में जाके 3-3 महीना, मेस में जाके 3-3 घंटे बर्बाद करते थे, हम पढ़ते थे भाई। रिजल्ट इसका जैसा रहा भगवान जाने, ठीक है। थिंग इज, आपके पास नहीं है वो इतना 3 घंटे, 2-3 महीने चलता है वर्ल्ड कप। अब तो T20 हर महीने चलता है, हर साल चलता है। तो कल लेकिन देखने लायक है। क्यों मजा आता है इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि राइवलरी है। मौका भी बर्बाद हो गया पिछली बार, वरना मौका तो सबसे फेवरेट था। राइवलरी बस इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एनिमी है, दैट्स इट। आपकी आधी एनर्जी जा रही है, अच्छा उसका फर्क पड़ रहा है हिंदू मुस्लिम दोस्ती में, जो आपके पड़ोसी है मुस्लिम। ना पाकिस्तान एनिमी होता, ना वो मुस्लिम के नाम पे आप किसी से गलत बात करते। आप ये नहीं बोल रहे सऊदी अरेबिया कोई रीजन देता है क्या? नहीं देता, रीजन तो पाकिस्तान का देते हो ना, इसलिए एनिमिटी है। राइट, थैंक्स टू या वेर नॉट थैंक्स टू मॉडल फोरम इज गुड। मैं मानता हूं कि एलाइट मुस्लिम का जो मुस्लिम लीग बनी थी जरूरी थी, आज भी है। BSP सपा चलती है, वो थोड़ी रिलीजियस है या एक कास्ट से बिलोंग करती है, गुड, उनका उद्धार हुआ है यूपी में, ठीक है। बहुत बुरा किया गया SC STs के साथ बाय द ब्राह्मण्स। आई एम ब्राह्मण और मैं मानता हूं, मैंने देखा भी है गांव में, आज भी बहुत जगह होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश को बांट दो ऑन द लाइंस ऑफ सम रिलीजन और कास्ट और समथिंग। तो सिविल डेपुटेशन में एक मांग हुई बाय द एलाइड मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेटरेट एंड दे गेव अस। ठीक है, जल्दी से पूछो, भूल गए? रिप्रेजेंटेशन किया। हाँ, तो अपना जो इलेक्शन है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का, जो लोकसभा का इलेक्शन है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, तो उसमें अगर 5 लोग खड़े हो रहे हैं 5 मेंबर्स, एक को भी 20+1 अगर मिल गया तो वो बन जाएगा। तो वो वहाँ की 80% की रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचे। 100% तुम्हारी बात एकदम सही है। मैं आपको यदि पर्सनली बताऊं, जितना मेरे को डेटा याद आ रहा है, फर्स्ट पास द पोस्ट में एक दिक्कत है। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है हमारे देश में? जिस तरह इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट, दिस इज पोस्ट, यू हैव टू फर्स्ट पास इट, फर्स्ट आना है बस। मैं फर्स्ट वासेपुर,
ठीक है, मोदी जी फर्स्ट आए तो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मोदी जी के पास कितने बहुमत इलेक्शन में वोट्स थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 47% थे। मतलब देश के 53% लोगों ने क्या बोला कि वो मोदी को नहीं चाहते। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो 50% के ऊपर ही बनता है, 50+ ही बनता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में 3 से 4 राउंड हो जाते हैं कभी कभी, सेकंड थर्ड, वो एक काट के बैलेट, जो मैं ओरिएंटेशन क्लास में बताया था आप लोग को, ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट्स का। ठीक है, अब बात ये है ना दोस्त, बहुत बड़ी जनता है, 50% अटेन करना वैसे ही बहुत कठिन है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी डाइवर्स एजेंडेज और डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारी, पैसा बहुत लगता है। ठीक है, अब ये 3 राउंड ऑफ इलेक्शन तो नहीं करवाया जा सकता, इतनी लिटरेसी भी नहीं थी। तो व्हाट वी डिवाइज्ड कि जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले आया, हम उसको बना देंगे और उसको पावर नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग यदि पूरी फोरम में 50% ले आए तो उनकी सरकार बनेगी सेंटर या स्टेट में। तो हमने कोशिश की थोड़ी, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वही बनेगा जैसे 4 इंदिरा गांधी, एक इंदिरा गांधी खड़ी है, 4 और इंदिरा गांधी को खड़ा करा देते थे। क्यों? अब क्या है, पढ़े लिखे लोग कम हैं देश में। अब लोग मान लो इंदिरा गांधी देख के टिक कर गए और इंदिरा गांधी के बगल में झाड़ू बनी थी, वो कोई आम आदमी पार्टी से इंदिरा गांधी खड़ी थी, आप तो जिताना चाहते थे कांग्रेस वाली इंदिरा गांधी को। तो ये भी बहुत हुआ है हमारे देश। ठीक है, कोलिशन अलग चीज है, ये इस तरह की चीजें हुई हैं। तो बात आपकी एकदम सही है, रिप्रेजेंटेशन उस लेवल पे नहीं हो पाता, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है हमारे देश में फिलहाल। ठीक है, हम मैच्योर होंगे, कुछ और आइडियाज आएंगे। अभी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो भी रहे हैं देश में धीरे धीरे, एग्जिट पोल आएगा कि नहीं, ओपिनियन पोल आएगा कि नहीं, बैलेट सिस्टम, फिर बैलेट सिस्टम के बाद वो आया आपका ईवीएम, ईवीएम में लोग को शक हुआ तो अब वो ट्रेल आती है वीवीपैट, ठीक है, उसमें लिख के आता है, ठीक है, फिर उसको आपको बैलेट में डालना पड़ता है। तो कभी ईवीएम पे शक हुआ तो बैलेट गिन लो, यही रूल है। तो रिफॉर्म स्टेज में एक देश बन रहा है हमारा, और हम धीरे, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग उसको चेंज करेंगे, रिफॉर्म लाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू इन योर होल लाइफ। बाकी अपने लिए भी जियोगे ना, पिक्चर भी तो देखनी है, तो देश के लिए थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो ये आपकी एकदम बात सही है, इसको फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है, जो पहले पास कर दिया पोस्ट को, उसको हम दे देते हैं। ठीक है, चलिए। दिस ग्रुप विच वॉज अ पार्ट ऑफ सिमिलर डेपुटेशन फॉर्म द मुस्लिम लीग इन 1906 इटसेल्फ। मुस्लिम लीग कब बना? कांग्रेस कब बनी? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? स्वराज कब आया? सूरत स्प्लिट कब आया? इस पूरे स्लाइड में 5-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, सबको रटे होने चाहिए, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, दिस न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू प्रीच लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड एम टू कीप मुस्लिम इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, हाई लेवल क्लास है, उन सब को अवे फ्रॉम द कांग्रेस इन ऑर्डर टू गेट इट्स डिमांड फुलफिल्ड। दिमाग क्या लगाया इलाइट मुस्लिम्स ने कि यदि हम ब्रिटिश के दोस्त बन जाते हैं और जितनी भी मुस्लिम जनता है जो कांग्रेस ज्वाइन करेगी, ठीक है, उनको हम एक फोरम दे देते हैं जो रिलीजन के हिसाब से, तो देखो हो गई, अब आप अपने रिलीजन के आदमी को मिलते, जैसे आप देखो अमेरिका में यदि किसी इंडियन से मिले जो से नॉर्थ ईस्ट का है, इंडियन, अरे इंडियन, ये फीलिंग आएगी। इसी नॉर्थ ईस्ट को तो मैं चिंकी बुलाता हूं, तो बहुत फर्क पड़ता है चीजों का। आपको दिल्ली में अपने डिस्ट्रिक्ट का आदमी मिल जाए, अलग मजा, अपने स्टेट का आदमी मिल जाए, अलग मजा। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाली बात खत्म हो जाएगी यदि आपको यूरोप में केरला का एक आदमी मिल जाए। तो देयर आर सम थिंग्स इन द ब्लड जो होता है, अरे तुम भी पांडे ब्राह्मण हो, दुबे हो, ये फर्क पड़ता है, इसे आप नहीं हटा सकते, सब्जेक्टिवनेस है देश में। ठीक है, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं जिससे इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल लॉ हो। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि हम मुस्लिम को ब्रिटिश से लॉयल रखेंगे, और यदि हम लॉयल रहेंगे तो वो हमको हमारे सभी डिमांड दे देंगे, और हम कांग्रेस को नीचे कर देंगे। और अल्टीमेटली क्या हो गया, इसी चीज ने डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया। दिस डेपुटेशन डन बाय आगा खान वेंट टू मिंटो, गेव द आइडिया, gave their preach their loyalty and asked them कि we are with you
और मैं पूरी जो एक पूरा मुस्लिम का इंटेलिजेंसिया है उसको मैं क्या करूंगा, आपके साथ रखेंगे। कांग्रेस में नहीं आ पाएंगे, तो जो कांग्रेस आपके लिए दिक्कत कर रहा है रिफॉर्म रिफॉर्म बोल के, बट विल नॉट डू। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, ये सब बने, डिमांड उनके फुलफिल होने लगे, और हम आपके साथ रहेंगे। तो कभी भी कुछ इवेंट होगा बंगाल में, मुस्लिम लोग गए ही नहीं, जनता कम हुई, प्रेशर कम हो जाएगा। दिस वाज यूज्ड बाय देम एंड अल्टीमेटली द थिंग्स हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पढ़ लीजिए एक बार। बहुत ही इवेंटफुल था ये पूरा 5 to 7 years। इन सब इवेंट के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज अंडरस्टूड द नीड ऑफ सम रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ 1909 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसी 1909 के काउंसिल एक्ट, और दिस इज द लास्ट काउंसिल एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको 1919 और 1935 जो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंट लेवल पे इसको और इंक्रीज करेगा, वही दो एक्ट बचते हैं। ठीक है, तो इसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, बिकॉज दिस वाज द रिफॉर्म डन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडले एंड द मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मॉडले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वही किया जो हमेशा करते हैं, अच्छा रिप्रेजेंटेशन, और इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। दिक्कत है तुमको, लो 50 लोग और आ सकते हैं हमारे काउंसिल में। ठीक है, सबको खुश रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव अब 16 से 60 हो गए। पार्लियामेंट की साइज बढ़ती जा रही है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिट से याद मत रखिएगा। नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविंशियल यूनिफॉर्म नहीं थे, कहीं 30 थे कहीं 50 थे, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड द नीड। ठीक है, इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल, इंपीरियल मतलब ब्रिटिश। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने से एक फायदा ही होता है, नाम चेंज तो मतलब प्रोसीजर भी चेंज होंगे शायद से, है ना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा फील गुड फैक्टर लाने की कोशिश की थी। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक वर्ड था विकलांग। विकलांगता से या वर्ड विकलांग से क्या फीलिंग आती है आपके दिल दिमाग में? डिसेबल्ड, कमी किसी प्रकार की, नेगेटिव। लेकिन दिव्यांग कम विद अ पॉजिटिव अप्रोच है, अभी भी वो विकलांग, लेकिन बोला क्या गया, दिव्य अंग। ठीक है, तो क्या एक पॉजिटिव टोन आ रही है? अच्छा, कोई गलत मत लेना। ठीक है, लेकिन गांधी जी के पहले, ठीक है, आप SC STs को किसी तरह से बोलते थे, चमार बोल दिया या XYZ बोल दिया। ठीक है, उसी को गांधी जी ने बोला हरिजन, है तो वही एंटिटी, वही एट्रोसिटी पहले से उनके लिए हुई, अब हरिजनों के साथ भी वही हो रही है। पानी तो दोनों को नहीं मिल रहा पीने के लिए, लेकिन एक नाम डेरोगेटरी लगता है थोड़ा। ठीक है, एक नाम में हरि का नाम जोड़ा है, भगवान का नाम जोड़ा है, तो एक पॉजिटिव टोन आती है। तो नाम से बहुत फर्क पड़ता है। पहले निर्मल भारत अभियान था, उसका नाम नया चेंज करके क्या किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान। निर्मल किसका था? कांग्रेस का था, वही काम करता था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है? बीजेपी। पॉपुलर क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। अब आप कभी बोल पाओगे क्या कांग्रेस भी स्वच्छ भारत चला रही थी? नहीं, ब्रांड। धीरे धीरे निर्मल भारत अभियान नाम ही गायब हो जाएगा मार्केट से। 10-15 साल यदि बीजेपी रही, ब्रांड नहीं। गांधी परिवार को भूल जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय याद रहेगा। फायदा क्या होगा? एक पूरी की पूरी जनरेशन एक ही पार्टी को वोट करेगी, एक ही पार्टी को अपने समक्ष मानेगी। ये करना पड़ता है, वो करते भी हैं लोग। ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बीच बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो नाम का पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। MP UPSC में क्वेश्चन भी आया है नेम पे। तो मैं आपको दो बहुत अच्छे एग्जांपल दिए जो मेरे को लगता है जो नॉन पॉलिटिकल भी है। एक हरिजन, एक दिव्यांग बोलना। दिव्यांग इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, इट गिव्स अ पावर ऑफ एम्पावरमेंट। और किसी को ऐसे बोल देना विकलांग, हैंडीकैप्ड,
डिसेबल्ड, दिस इज नेगेटिव टोन, लेकिन स्पेशली एबल्ड इज अ वेरी पॉजिटिव टोन, गिव अ पावर ऑफ एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस। एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो जाए कि दिव्यांग आदमी ओलंपिक्स जीत के लिए आए, पैरा ओलंपिक्स इज फॉर द स्पेशली एबल्ड। एंड इट क्रिएट कि यार सोचो मेरे को फ्रैक्चर हुआ है तो मैं इतना रोया, ये भाई 20 साल से जी रहा है और स्पोर्ट्स में भी नाम कमा रहा है, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव टोन। तो फील गुड फैक्टर इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग, कुछ भी हो फील गुड तो हो रहा है। उस समय हम लोग जिंदा जिंदा होते तो हमको कितना अच्छा लगता, काउंसिल मेंबर है, घर आके बता रहे काउंसिल मेंबर। मैं आप लोग का नहीं जानता, मैं इंदौर में पढ़ा रहा था एक जगह, तो वहां की क्लास में 150 बच्चे थे और 50-60 बच्चों के माँ बाप सरपंची लड़े हैं इस बार। अलग ही खुश। इंस्टाग्राम में फिर मैं व्हाट्सएप में स्टूडेंट के नंबर सेव कर लेता हूँ, जो मेरे से डाउट करता है तो मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पता होना चाहिए लास्ट टाइम क्या बात हुई उससे। अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो कौन था, लड़का था कि लड़की थी, भोपाल की थी, इंदौर की थी, हैं? हाँ लेकिन प्लीज भाई जिंदगी थोड़ा मतलब मेरी नर्क मत बनाना ना, कर सकता है, ठीक है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मजे मत लेना मेरे से, ठीक है। तो बात ये है कि मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, मेरा रूल है अभी तक का, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, तो डिस्टर्ब बहुत करता है। हाँ सरपंच लड़े, इतना खुशी, उनके फेसबुक उनके व्हाट्सएप में रोज स्टेटस आ रहा है, सरपंच जी ये, सरपंच जी वो, सरपंच जी वो, फील गुड फैक्टर। तुम कलेक्टर की तैयारी करो ना, 20 दिन छुट्टी पे गए, क्या बाबा, वो पापा के लिए इलेक्शन लड़ने जाना है ना, 4 लोंडे को और ले गए, चलो सरपंच का इलेक्शन लड़वाते हैं। तो फील गुड फैक्टर, छोटे छोटे बच्चे हैं 11वीं 12वीं, सॉरी जस्ट तुम लोग के एज के, ठीक है, इनको कितना अच्छा लगता है पॉलिटिक्स। सर आपको पता है कैसे इलेक्शन लड़ते हैं? सर हम बताएं दारू बिकवाए थे, मतलब बताओ, बोल मत देना जाके, और तुम आगे जाके रिटर्निंग ऑफिसर बनोगे, एक डीएम रिटर्निंग ऑफिसर बनता है ना इलेक्शन का, बताओ। तो चीज है, ठीक है, फील गुड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो अल्टीमेटली मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, खुश करेंगे, इंक्रीज द साइज, सबको मॉनिटर बना दो। एक मॉनिटर कितना खराब लगा तुमको, 4 मॉनिटर, जाओ चौक मॉनिटर, डस्टर मॉनिटर, क्लीननेस मॉनिटर, मैम कुछ करती थी ना सभी को, बस वही है चूतिया बनाने का धंधा, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड, कितना हुआ, नाम चेंज कर लिया, रिपीट हो चुका है, ठीक है, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। The act did increase the Indian participation in the legislative council, especially at the provincial level. हमको माता बच्ची नहीं चाहिए, सेंट्रल लेवल में तो नहीं रहेंगे, प्रोविंशियल लेवल में रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाते जाओ, प्रोविंशियल से सेंटर कौन लाएगा, वाइस रॉय लाएगा, वाइस रॉय ऐसे किसी भी आदमी को नहीं लाएगा जो परेशान करता हो, मॉनिटर बनाएंगे ही नहीं उसको, मेरे ऊपर है ना, द इंडियाज वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और क्लास का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ऊपर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पावर्स मेरे पास। हाँ लेकिन मैं इसको लिमिट, इसलिए लिमिटेशन जरूरी है कि मैं कुछ भी ना करने जाऊं क्लास में, है ना। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी मेंटेन, इसलिए फालतू आंसर नहीं देता, लेकिन बाकी दे देता हूं इसका सब आंसर, ठीक है। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 2 काउंसिल एक्ट से ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अलाउड द प्रोविंशियल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता था, सेंटर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा पावर दी भी नहीं गई थी, ठीक है। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ लेवल्स, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। डेलिबरेटिव मतलब डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, तो एक वर्ड है जो तीनों को कवर कर देता है, विचार विमर्श करवाना। तो कुल मिला के आपने देखा है तीनों काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, डेलिब्रेशन पावर ऑफ द काउंसिल्स इंक्रीज्ड, ठीक है। अब क्या क्या डेलिब्रेशन थी, ये तो रटा होना चाहिए। मेंबर को बजट डिस्कस करना अलाउड अब हो गया है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पिछली बार अलाउ था नहीं, अब हो गया है, जिसको याद नहीं होता, अब देखो किस तरह नोट्स बनाते हैं, किस तरह से अपने डिस्कशंस को और बेहतर कर सकते हैं आप लोग, जो क्लास में पॉसिबल नहीं होता दोस्त, बहुत चीज समझानी पड़ती है। अब मैं किससे कहानी ना सुनाऊं, जल्दी से पढ़ के बता दूं तो क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश में समय लग जाता है। देखो तो कुछ नहीं करना है, तीनों काउंसिल एक्ट का बनाना है, यहां लिखना सप्लीमेंट्री आज क्वेश्चन, नॉट अलाउड, यस, ऐसे करके तीनों एक्ट को एक साथ पढ़ के मेरे नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड किताब, एक बार मेहनत करनी है आज फर्स्ट ईयर में, यही 3 साल बाद काम आ जाएगी, जब मेंस एग्जाम हो गया सेकंड ईयर में काम आ जाएगी। आज ये नहीं करोगे तो आगे जाके पछताओगे, फिर बोलोगे गूगल सर्च करता हूं, तो फिर कर लो गूगल सर्च को, 2 लाख रुपए देके बैठे हो यहाँ पे। तो स्ट्रेटेजी यही कहती है, इस तरह से करोगे ना, 3-4 बार चार्ट देखोगे, चौथी बार याद हो जाएगा, फिर फट जाए तो फर्क नहीं पड़ता।
इस तरह पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, अरे उसमें क्या था सर, याद नहीं आ रहा। अभी मैं ये क्वेश्चन खोल दूं पिछले 5 साल के, तो कंफ्यूज हो ही गए थे कि आधी पब्लिक 13 और 33 दो ही एक्ट पढ़े थे उस समय, 3-4। अब तो कितने एक्ट हो गए, 5, 6, 7, 8 एक्ट हो गए। कैसे यही कंफ्यूजन होगा। अभी तो पॉलिटी पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, एथिक्स नहीं पढ़ी, 11-12 सब्जेक्ट है टोटल टॉपिक्स मिला के, ठीक है। साइंस आधे तुम लोग नॉन साइंस वाले हो सबसे ज्यादा, जिस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, जीन थेरेपी आएगी, 2-4 नस काट लेंगे, है ना। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, इस तरह की चीजें कीजिएगा तो आपको जल्दी याद जाएंगे। क्या आप पहले बजट पे रिजोल्यूशन पास कर सकते थे क्या? नहीं पसंद आ रही सर क्लास आपकी, अब है डेलिब्रेशन पावर, ठीक है। ऑल्सो दे कुड वोट सेपरेट आइटम, पूरे बजट पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन बोलते हैं चलो 5 चीजों में अलाउ करते हैं। से मान लो हाइजीन, हेल्थ बजट, एजुकेशन बजट एंड वुमेन बजट, तो कम से कम 4 जगह तो कंट्रोल आया, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑल्सो दे कुड वोट सेपरेट आइटम्स इन द बजट, बट द होल बजट एज अ होल कैन नॉट बी वोट। आज यदि कभी बजट फेल हो जाए निर्मला सीतारमण जी का या किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एक्चुअली सरकार गिर जाएगी। एक चीज बताओ, अभी आ रहा है गणेश उत्सव, तुम्हारे सोसाइटी के 4 लौंडे फर्जी पर्ची बनाए, ऐसा होता था पहले, ठीक है, और सबसे 50,000 रुपए मांगने आएंगे, ठीक है, और फिर पैसे मार लेंगे, उनकी दारू सिगरेट का हो जाएगा, या चलो डोमिनोज चले गए, अच्छे बच्चे हैं तो, और फिर बचेगा कर लेंगे, ठीक है। कमिंग बैक, मान लो तुम्हारी सोसाइटी में गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हुआ और तुम सबसे रेवेन्यू मांगने आए, क्योंकि एक्सपेंडिचर उनको पता है कि कम से कम 30 से 20 हजार में सबको एक भंडारा, लड्डू भगवान का और लाइटिंग वाइटिंग में हो जाएगा, तो इतना बजट बना लिया उन्होंने। इतने लोग हैं, सबसे 50-50 लेंगे तो मल्टीप्लाई इतना पैसा आ जाएगा, यही बजटिंग हुई ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बजट करना, कहीं घर में भी होती है, पापा कार के खरीदोगे, बेटा दिवाली में बोनस मिलेगा, फिर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे कर जाएगा, यही बजटिंग। अब मान लो बजट पास ही नहीं हुआ, आपने पैसे ही नहीं दिए, तो गणेश चतुर्थी का इवेंट होगा क्या? तो कुल मिला के देश ने बजट पेश किया 1000 करोड़ रुपए का, और पार्लियामेंट से पास ही नहीं की, तो क्या गवर्नमेंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा डिपार्टमेंट हेड को? सरकार चल पाएगी? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अल्टीमेटली सरकार गिर जाएगी। कभी भी बजट पास नहीं हुआ सरकार गिर जाती है। मोदी जी सर, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार का बजट पेश करने वाले थे, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उनकी 13 दिन की जो सरकार थी, लोग आएंगे, मतलब पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए वाला जो स्पीच है उसी टाइम की है ना, तो उन्होंने यही बोला कि मैं बजट पेश नहीं कर रहा, फालतू बेइज्जती होगी, ठीक है, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद कारगिल आ गया, तो कांग्रेस और बीजेपी, यार देखो दोस्त, पार्टीज अपने एजेंडा में अपने पावर के लिए लड़ती है, देश के लिए सब खड़े होते हैं। कारगिल आया, उस समय हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी फुल अथॉरिटी में, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और बीजेपी होती तो वो भी करती। उन 2-3 सालों में जो भी कारगिल में मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए थे देश को लड़ने के लिए, वो मिला, इंटरिम गवर्नमेंट रही। तो आप ये सब मत सोचिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोग में से कोई मिनिस्टर के घर से होता है, अक्सर मैंने देखा यूपीएससी IAS की तैयारी में मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट के बच्चे अच्छे होते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले टीवी में लड़ते हैं, साथ में एक पैक बनाते हैं रात को। हाँ, कोरोना में भी की थी। आप यदि कोई फैमिली पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, भोपाल में तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो गढ़ है, ऐसा कोई दूर में लड़ाई नहीं होती कि तुम भाई पार्टी में जाऊंगा, एक दूसरे के बच्चों की पार्टी में आते हैं भाई बीजेपी कांग्रेस वाले, वो तुम्हारे लिए, तुमको लगता है कॉमन पीपल, ठीक है, तुम लोग हो रहे हो बेवकूफ, इसी कॉमनलिटी को अलग करके ब्यूरोक्रेसी में आना, फिर देखना जो लगता है वो होता नहीं है, सब एजेंडीज की बात है, ठीक है। कमिंग बैक, तो आप बजट डिस्कस तो नहीं कर सकते, पूरी वोट नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ जगह कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब आपके पास डेलिब्रेशन डिस्कशन की पावर है। सर वो उस दिन फेमीन हुआ था, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं क्लास में, तो गवर्नर जनरल से दे कैन आस्क क्वेश्चन कि उस फेमीन के लिए क्या किया गया, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया। तो नाउ यू हैव ऑल द पावर्स, और डेलिब्रेशन यही है आज की डेट में हमारे देश में जो पार्लियामेंट में पावर है, यू कैन डिस्कस एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अमित शाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि देश में कुछ भी होता है बड़ा इवेंट,
ठीक है, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा वो शांत क्यों है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में वो शांत नहीं रह सकते। तो इस तरह की पावर धीरे धीरे पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन पावर क्रिएट होती रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्कशन ऑन द फॉरेन पॉलिसी, तुमको कोई मतलब नहीं फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटेन देखेगी किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, किससे अच्छे संबंध रखना है, किससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और एनी रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट वैसे ही एक अलग एंटिटी थी। ठीक है, तो आपको इतनी पावर्स मिली, लेकिन इतनी पावर नहीं मिल गई कि आप सॉवरेनिटी और सुजैनिटी के जो 3 पॉइंट थे, मिलिट्री और ये, इतना नहीं देते पावर। ठीक है, सब दे देते तो तुम सेल्फ रूल नहीं मिल जाता तुमको, उन्होंने नहीं दिया सेल्फ रूल इतने लेवल पे, इसलिए आगे जाके आजादी देनी पड़ी। ठीक है, इसलिए पहले मान जाते। तो फॉरेन पॉलिसी और प्रिंसली स्टेट्स को परमिशन नहीं थी डिस्कशन करने की, बट इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। अभी तक जो भी बात चल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी, कोई भी मिनिस्टर पोर्टफोलियो मिला था, वो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग वाला जो आपने डाउट भी पूछा था, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पोर्टफोलियो सिस्टम एग्जीक्यूटिव कैबिनेट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हम अभी तक बात कर रहे हैं। पहली बार हमको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलने वाली है। देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनको क्या बनाया गया, लॉ मेंबर, जो मैक्यूले थे एक जमाने में। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, ये पहले कलेक्टर कौन है देश के, सत्येंद्रनाथ टैगोर, और पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर या मिनिस्टर मान लो, चलो यार, पहले मिनिस्टर कौन थे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोनों सत्येंद्र को याद रखना। सत्तू कौन से पिक्चर में था, बहुत अच्छी पिक्चर थी यार, उसको देख के कितने लोग कलेक्टर बनने गए, लेकिन हमारे उस समय कलेक्टर बन चुके थे, तो ठीक है। ठीक है, प्लीज टैगोर एंड प्रसाद जी को याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम है ना जो आपको फिर किताबों में नहीं मिलते, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत तो लग रही थी, अभी तो इनडायरेक्ट नॉमिनेशंस थे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस आपको मिलने लग जाएंगे, लेकिन अभी भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी है। कौन वोट करेगा, जो इतना रुपए से ज्यादा कमाता है, लैंडलॉर्ड, चैम्बर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वही करेंगे। ठीक है, अभी फ्रेंचाइजी हमको देश की आजादी के बाद ही मिलेगी। तो डायरेक्ट इलेक्शन याद रखिएगा, लिमिटेड फ्रेंचाइजी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक डायरेक्ट इलेक्शन, पिछले बार इलेक्शन वर्ड यूज किया गया, नहीं यूज किया गया। ठीक है, उससे पहले नॉमिनेशन था, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन था, फिर अल्टीमेटली इलेक्शन दे दिया गया 19 जनवरी। ठीक है, तो वो प्लीज बना लीजिएगा, उससे बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं गलती किया तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम गलती किया तो अगले साल का प्रीलिम्स लिखोगे। ठीक है, 3 बार का शादी करवा देंगे, 3 साल अटेम्प्ट नहीं देता कोई, घर वाले भी बोलते हैं कि ना हो पाई। और याद रखना, मेरे हिसाब से 2 अटेम्प्ट्स में सेकेंड अटेम्प्ट इज द मोस्ट बेस्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट मैं इसलिए नहीं मानता अच्छा अटेम्प्ट, मान लो पहले अटेम्प्ट में तुम ब्रिलियंट निकले, इंटरव्यू में 4 नंबर से रह गए, या मेंस में आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर पाए, या पेपर छूट गया, पहली बार गए थे ना उस माहौल में, लेकिन सेकेंड टाइम तुमको सब पता है, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, 6 दिन में मैनेज कैसे होता है, सेकेंड आपके लिए ब्रिलियंट होता है। अक्सर देखिएगा सेकेंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा रिजल्ट आने चाहिए, फर्स्ट में भी आते हैं आज की डेट में, क्योंकि आप तैयारी 4 साल पहले से कर रहे हो। मैं किया था 2024 में, सॉरी मैं किया था 24 में, 25वें साल में पहली बार प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, फिर 26 में इंटरव्यू दिया, फिर 27 में इंटरव्यू दिया, 28 में प्री नहीं निकला, 4 अटेम्प्ट दिए, दिमाग खराब हुआ, मैं पढ़ाने लग गया, घर से भाग के आ गया, अब नहीं करूंगा, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू 2 बार दिया, नहीं निकल रहा था। सबकी अपनी अपनी वो होती है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो 8 अटेम्प्ट में, 6 अटेम्प्ट में निकाले हैं। आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो, अपना अपना होता है। मैं उससे पहले कॉलेज में मस्ती कर रहा था, अपन को IAS नहीं बनना था, आराम से कीजिए। मैंने बॉयफ्रेंड होगा तो मेरा भी हाय बोलिएगा, और घर वाला तो नमस्ते बोल दीजिएगा, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर एलिमेंट। पॉपुलर में क्या समझाया था पॉलिटी में आपको, पीपल, पॉपुलर मतलब पीपल, इलेक्टेड आदमी पॉपुलर ही होता है वो ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है,
तो ये पहली बार ऐसा हुआ जहां रिप्रेजेंटेटिवनेस तो इंट्रोड्यूस हो रही है प्लस पॉपुलर एलिमेंट। इलेक्ट कौन होगा? जो पॉपुलर होगा, है ना। प्लीज याद रखिएगा, पॉपुलर मतलब पीपल्स, ठीक है, इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। इलेक्टेड मेंबर वे इलेक्टेड इनडायरेक्टली, कैसे? द लोकल बॉडीज इलेक्टेड अ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक फोरम होता है, ठीक है। Who elect member of the legislative council and these member would in turn elect the central legislature। वही टीयर सिस्टम। पढ़ लीजिए इस लाइन को एक बार फिर से, अच्छी तरह समझा देता हूं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, राज्यसभा प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन है क्या? इनडायरेक्ट है। तुमने जिनको एमएलए बनाया उन एमएलए में कुछ लोगों को राज्यसभा भेज दिया और वही एमपी एमएलए ने मिलकर प्रेसिडेंट बना दिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन, समझ आया? डायरेक्ट मतलब खुद सीएम पीएम बनाया आपने, ठीक है। अब देखो यहां पे खुद क्या तुम इलेक्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। हर लोकल बॉडीज में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? आपके जैसा एक फोरम है, ठीक है, जो इलेक्शन की मतलब इलेक्शन में काम आएगा, एक फोरम की तरह। वो क्या करेंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को इलेक्ट करके प्रोविंस में भेज देंगे और यही प्रोविंस के लोग अपने में से कुछ लोग को सेंटर में भेज देंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा प्रेसिडेंट में होता है। मैडम लास्ट के 3 पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, बाकी को भी नहीं आया तो पूछ लीजिए। पढ़ लीजिए एक बार, समझा देता हूँ मैडम। क्या बोल रहा है? जैसे मना कर दूंगा तो नहीं पिएगा। ठीक है मैम, समझिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन समझते हो आप? आपने एमएलए बनाए, उन्हीं एमएलए ने एक राज्यसभा मेंबर में एमपी बना दिया, उन्हीं एमपी एमएलए ने मिलकर प्रेसिडेंट बनाया। आपसे पूछा गया क्या डायरेक्ट इलेक्शन था? क्या नहीं था, इनडायरेक्ट। इसी तरह 1909 में जो इलेक्शन था ना, वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, मतलब सब वोट नहीं करते थे, प्लस सब वोट करने के अलावा वो डायरेक्ट इलेक्शन भी टोटली नहीं देखा था, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसे? हर लोकल बॉडीज में एक इलेक्टोरल कॉलेज या फोरम बनेगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज में लोग के लोग इलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वे ही मेंबर प्रोविंशियल वाले इलेक्ट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये था 1909 का वे ऑफ इलेक्शन, ठीक है, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इन वे, ठीक है। और ये इलेक्टेड मेंबर कहां से होंगे? लोकल बॉडी, चैम्बर, कॉमर्स, लैंडलॉर्ड, जमींदार, यूनिवर्सिटी, ट्रेडर कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम को अब एक एंटिटी मानी गई एट पार विथ द ट्रेड कम्युनिटी एंड यूनिवर्सिटीज, जो आपने 1892 में देखा, ठीक है। मुस्लिम अपने में एक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी है जिसका रिप्रेजेंटेशन देखा गया। क्या हिंदू लिखा है यहाँ पे? हिंदू छोड़ो, क्या इंडियन लिखा है यहाँ पे? नहीं। तो इंडिया के लोगों में एक मुस्लिम कम्युनिटी को वहां के इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया, ठीक है। दिस एक्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिटी के लाइंस में कम्युनिटी अलग कर दी, ये कम्युनिटी आज जाके 2 देश बन गई, ठीक है। फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या होता है हम जानते हैं। अंडर दिस सम कॉन्स्टिट्यूएंसी को मार्क कर दिया गया फॉर मुस्लिम, जहां ओनली मुस्लिम कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट अदर्स। पर बात कर चुके हैं। इसने क्या लीगलाइज कर दिया? कम्युनलिज्म इन इंडिया। कुल मिलाकर गवर्नमेंट आज के डेट में सेकुलर है, किसी भी भगवान को या किसी भी अल्लाह या किसी भी सेक्ट को क्या टिल्ट करती है? बचती है ना। तुमने क्या किया? तुमने बोला कि हाँ हम इसका करेंगे। अकबर बहुत सेकुलर राजा था, मान लीजिए, उसने यदि पैसा मंदिर बनाने के लिए दिया तो हज के लिए भी दिया, लेकिन औरंगजेब और बाकी लोग ने बस हज के लिए दिया। तो सेकुलरिज्म नहीं है, या बेसिकली सेकुलरिज्म में नहीं जाएंगे, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मेरा ये मानना है, राजा यदि लीगलाइज कर रहा है
तो दिस मीन्स आप बाइज्ड हो, है ना। तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्ट ने क्या कर दिया, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। और इसीलिए किसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? लॉर्ड मिंटो को। ही इज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट एंड ही इज द रीजन बिहाइंड द सीड ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अच्छा, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, ठीक है। मान लो मैं तुमको बोलूं कि लड़के लोग जो 50 रुपए कमाते हैं वो वोट कर पाएंगे, ठीक है, और लड़कियां जो 12 रुपए कमाती हैं वो वोट कर पाएंगे। कुल मिला के मैं फेवर किया किसी को क्या? हाँ, किसको किया हूं? हाँ, मतलब फीमेल को किया हूं ना अल्टीमेटली, ठीक है, तो वही किया। इट ऑल्सो केप्ट द इनकम क्वालिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लोअर देन दैट ऑफ हिंदूज फॉर वोटिंग। तुम्हारे घर के बगल का एक आदमी जो 12 रुपए कमाता है वो वोट करने जा रहा है और तुम 24 रुपए कमा रहे हो, ये तुमको वोटिंग का अलाउड नहीं है। क्यों? तो हिंदू का बार 50 रुपए है। एक अलग हेट्रेड नहीं आएगी, मेरा एस्पिरेशन नहीं जा रहा, मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा, ये 12-12 रुपए कमा के जा रहे हैं। इनके आदमी है अफसर में, इनके आदमी है कलेक्ट्रेट में, हमारा कोई आदमी नहीं कलेक्ट्रेट में। हमारा आदमी होता तो फिर हम ये करवा लेते, ये बिल पास करवा लेते। ये फीलिंग आज भी रहती है, पहले भी थी। देश थोड़ी चेंज, इंसान कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इट ऑल्सो केप्ट द इनकम क्वालिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम लोअर देन दैट ऑफ द हिंदूज फॉर द वोटिंग। बाय दिस द ब्रिटिश होप्ड टू कट ऑफ मुस्लिम फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। हम उनको खुश रखेंगे, अपने पास रखेंगे, कट हो जाएंगे एक बहुत बड़े कंसेंसस बिल्डिंग से और रेस्ट ऑफ कंट्री से थोड़ा दूर कर देंगे, ठीक है, जो बेसिकली अदर कम्युनिटीज या कांग्रेस से दूर कर देंगे। ये एक तरीका है कि अभी कांग्रेस थी तो सबसे बड़ा इंटरेक्शन वो था, एक दूसरा कांग्रेस खड़ा कर दो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। मान लो मैं इस क्लास में इसको मॉनिटर बनाया और ये इलेक्टेड है, ठीक है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये बार-बार परेशान कर रहा है, तो मैं उसको बना दूंगा नॉमिनेटेड कि 2 मॉनिटर रहेंगे, क्लास बहुत बड़ी है, एक से नहीं हो पाता, कभी कभी वो नहीं आता। तो कुल मिला के क्या मैंने 2 पावर सेंटर बना दिए। तब 2 पावर सेंटर में 2 ग्रुप, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी सॉरी ये अपनी हेजीमोनी के लिए ऑटोनॉमिकली लड़ेगा, ये वो अपनी अलग लड़ेगा, दोनों लड़ते रहेंगे, मेरे पास बात ही नहीं आएगी। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, दोनों लड़ते रहेंगे, मेरे तक बात ही रहेंगे, मैं खुश हूँ। मैं उसको फोन करके कुछ बोल दूंगा, उससे लड़ लेगा, उसको फोन कर दूंगा, यही तो करती है आंटियां, पता है भाभी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि आगे बढ़े। The 2 Indians were nominated by the Council of the Secretary of State in the Indian Affairs. Very important. एक नाम और 2 नाम और ऐड कर लीजिए अपने लिस्ट में, अंडरलाइन कर लीजिए। ये हम कहां की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की। इंग्लैंड में भैया एक इंडियन काउंसिल थी 15 लोगों की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर काम करते थे, उसमें सब ब्रिटिशर्स थे। लेकिन अब क्या हमने बोला, सुनो, एक इंडियन या एक हिंदुइज्म मानने वाला आदमी और एक मुस्लिम वाला आदमी, मैं इंडियन काउंसिल में तुमको रिप्रेजेंटेशन देता हूं ब्रिटेन में। उसका फायदा क्या होगा? तुम्हारे बारे में जानूंगा, तुमसे पूछ के लॉ बना दूंगा, उसी तरह लॉ मतलब कुल मिला के इंडियन को अभी तक जो भी रिप्रेजेंटेशन मिला इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में मिला, लेकिन अब मैनेजमेंट में मिल रहा है, पार्लियामेंट में मिल रहा है, ठीक है। तो 2 लोग थे जो पहले 1909 के एक्ट के हिसाब से 2 लोग नॉमिनेट किए जाएंगे, इलेक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है, केसी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रमी जी। केसी गुप्ता जी कांग्रेस का ख्याल रख देंगे, बिलग्रमी साहब मुस्लिम का कर लेंगे, ठीक है। अच्छा है, ऊपर से लेके नीचे तक डिवाइड है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रोविंस में एक और ऑफिस इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट का, एक सेकंड सेंटर, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? 1909, ठीक है। इस एक्ट ने क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। दिस वॉज इंटेंडेड टू स्टेम द ग्रोइंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो टाइड थी ना, उसको स्टेम करने की कोशिश की। कैसे? कम्युनल लाइंस पे देश को डिवाइड कर दो। आज की डेट में भी यही होता है, कहा जाता है ना कि एक पार्टी है जो कम्युनल लाइंस पे इलेक्शन लड़ती है और एक मंदिर के नाम पे वोट पा गई। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं एक पार्टी जो सबसे ज्यादा फेमस है आज की डेट में, लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा ऐसा,
ठीक है। तो मेरा ये बहुत लोग का कहना है कि कब तक वही मुद्दा अयोध्या का करके चलोगे, कभी क्या करोगे, कभी वो करोगे। हाँ, पीओ के बाकी है, इस बार हो जाएगा कंप्लीट, अगले साल जीतना है तो पीओ के ही होगा। ठीक है, वो 370 तो ठीक है। तो ऐसा इल्जाम लगाया जाता है, ये इल्जाम सही है गलत है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इन द इंडियाज पॉलिटी, जो आज भी देख सकते हैं। इट रिकॉग्नाइज अ मुस्लिम कम्युनिटी एज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द कंट्री, triggered the cancer of Hindu-Muslim disharmony, जो आज भी देखते हैं, and which ultimately culminated in the partition। ये 4-5 लाइन यदि आपने मेंस के आंसर में कहीं जरूरत हुई लिख दिया तो वाह करके वो 2 नंबर दे देगा। और ये करने के लिए आपको वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। अरे यार बोल जल्दी बोल, जेल करवा दे मेरे को यूट्यूब में। हाँ हाँ कल मैंने जाके देखा वहाँ पे बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है कभी पाकिस्तान पीओ के आपका है, आपके पास कोई सीट्स है वहाँ पे ऐसा, तो 7 सीट्स रिजर्व करके रखे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आप प्लीज पढ़ाने के बाद बता दीजिएगा। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन तो तब भी है, बट रिजर्व करके रखिए। चल ठीक, कोई बात, मतलब हम मानते हैं कि पीओ के हमारा नहीं है, तो फिर सीट क्यों नहीं दे रहे? तो मतलब कल चाइना बोल दे, कल चाइना बोल देगा कुछ तब मान जाएंगे, हमारी सॉवरेनिटी नहीं देश की। चलो कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाते हो? वहां से आते हो? कहाँ थे? हाँ, ये लाइन प्लीज यूज कीजिएगा अपने आंसर में, इफ एवर नीडेड, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घुसा रहे हो, ठीक है। पढ़ लीजिए। इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का सेशन होता था हर साल, आप सभी को पता है अभी तक। तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट के डिसअप्रूवल, क्योंकि वो बेसिस ऑफ रिलीजन था, कांग्रेस लोग इतने समझदार थे या इंडियन पब्लिक इतनी समझदार, तो कुछ लोग तो थी जो जानती थी कि गलत है, तो कुछ नहीं कर सकते थे, रिजोल्यूशन पास कर सकते थे कि वी डिसअप्रूव इट, ये नहीं होना चाहिए। अब वो माने ना माने, ठीक। तो लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था 1909 में कि वी वेरी मच डिसअप्रूव दिस आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। उस समय नहीं सुना गया, लेकिन आगे जाके जब हिंदुओं को ही अलग करने लग गए, SC/ST और डिप्रेस्ड क्लास को, उस समय बहुत ज्यादा ही डिसअप्रूवल हुआ, अल्टीमेटली पूना पैक्ट हुआ, अंबेडकर जी भी मान गए अल्टीमेटली। तो एंड द इफेक्ट ऑफ दिस डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन आज भी देखा जा सकता है। दिस एक्ट डिड नॉट ग्रांट एनी सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज मांग रहे थे, कहां चला गया स्वराज पता ही नहीं चला, इलेक्शन और सेपरेट इलेक्शन में फंसा दिया सबको, ठीक है। और अच्छा, इलेक्शन की टेक्निक भी इतनी कठिन बनाई कि वो सोचते ही रह गए कि कैसे हो गए। तुमको समझने में 2 मिनट लगे इतना पढ़ने के बाद, और मैं बताया इससे जल्दी समझ आ गया होगा। उस समय कोई एक्ट इतनी बड़ी आया, उसको समझने में पर भी 50 दिन लग जाएंगे। तो क्या लोगों को फंसाए रखो पेपरों में, लोग फंसे हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मरने पे, और देश में कांड हो गया पीछे, आगे चलता है ना, मीडिया में कुछ कांड हो जाता है, पीछे पीछे कुछ हो जाता है, तो लोग बहुत भोले हैं हमारे देश के, क्या बताऊं। तो सबको पढ़ाया नहीं जाता, NCERT है ना ये मॉडर्न हिस्ट्री की, पढ़ा क्या भी है आपने? वही हो गया, आप जैसे 5 लोग पढ़ते हैं, 2 लोग कलेक्टर बनते हैं, बाकी सब बिना पढ़े जी रहे हैं। फिर बोलते हैं कि डिबेट करा लो, यूट्यूब वाली डिबेट होती है, व्हाट्सएप वाली डिबेट, ठीक है। चलिए, द एक्ट डिड नथिंग टू ग्रांट दिस सेल्फ गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की डिमांड थी। द मेंबर को डिस्कस द बजट, जो एक बहुत सब्सटेंशियल चेंज था, वो सब्सटेंशियल चेंज था, लेकिन हाँ इतना लेवल पे नहीं था। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है, कुड नॉट मेक एनी सब्सटेंशियल चेंज। द रिजोल्यूशन वेयर लाइक रिकमेंडेशंस एंड वेयर नॉट बाइंडिंग। देखा जाए तो रिकमेंडेशन की पावर थी ना, डेलिब्रेटिव फंक्शंस, उसमें एक पावर थी ना रिकमेंड करना, रिजोल्यूशन पास करना, यस या नो पास करना, तो एडवाइजरी है। पापा ने बोला कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तुम सुन लो तो ठीक है, नहीं सुनो तो कोई बात, एडवाइस ही है, तो पीछे पीछे तो नहीं दौड़ेंगे पापा,
चेक करने के लिए। तो दिस इज व्हाट 1909, मेरे को लगता है ये लास्ट स्लाइड थी। एक और है, चलो। दो द इनिशियल इलेक्टोरेट बेस्ड डेजिग्नेटेड by the 1900 Act was only a small minority of Indians authorized by the property ownership and education in 1910 some 130। अच्छा, ये एक्चुअली एक फैक्ट है जो आप लिख नहीं सकते, लिखना भी नहीं चाहिए, इतना समय भी नहीं होता, जस्ट जान लीजिए कि 1909 और 10 में जो इलेक्शन दिया गया था उसमें आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने लोग एलिजिबल थे इलेक्शन के लिए, ये वो फैक्ट बताता है। दो द इनिशियल इलेक्टोरेट बेस, मतलब जो लोग इलेक्ट कर सकते हैं उनका बेस डेजिग्नेटेड जो 1909 एक्ट के हिसाब से बहुत छोटा था। कितना, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पढ़े लिखे हैं, उस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अराउंड 135 इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टुक देयर सीट एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल। बाकी एलिजिबल ही नहीं थे। ठीक है, तुम 50 से कम कमाते हो, एजुकेशन तुम्हारी नहीं है इंग्लिश में, XYZ, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी। नेवरदलेस मॉडर्न रिफॉर्म के मेरिट भी हैं, अभी तक गाली दे रहे थे, मेरिट्स क्या है? दे मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, आपने देखा, वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन, ठीक है, एंड ऑफ द इलेक्टेड। अब इलेक्शन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। नॉमिनेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इलेक्टेड आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इलेक्ट होके आया है, तो एक इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तैयारी है। The member for the first time got an opportunity to criticize the executive also, ठीक है, executive member भी थे, and make suggestion for the better administration of the country. This is what 1909 के कुछ merits हैं। और जब पूछा जाए critical analysis तो ऊपर आपने critics तो देखा ही है, ठीक है, but never end with a critic। मैंने भी अपने notes में जो आपको दिखा रहा हूं, मैंने end किया है positive note के साथ। हमने पूरी गाली दे दी, लेकिन लास्ट में एक लाइन जोड़िएगा जो थोड़ा पॉजिटिव टोन हो, प्लस हो सके तो यहां पे तो पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल है, थोड़ा विजनरी रखिएगा लास्ट को, मतलब दूरदर्शी टाइप। कोई बात नहीं यार, देश अभी भी पीछे है, कास्टिज्म है, वुमेन के साथ रेप इवेंट्स हैं, लेकिन थिंग्स हैज चेंज्ड। आज वुमेन्स टीम है, आज तो आर्मी में भी वुमेन्स है, बट अभी फील यदि ऐसे स्टेप बनते गए, वुमेन फोरम बनता गया, तो अल्टीमेटली देयर विल बी अ टाइम जब द मेजर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी टेकन केयर बाय द फीमेल्स। ऐसे करके पॉजिटिव नोट में खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ यही करना होता है अल्टीमेट, ठीक है। फर्दर इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द इलेक्टिव प्रिंसिपल। आज तक इलेक्शन का कोई रिकॉग्निशन नहीं था, उन्होंने उसको किया, और अल्टीमेटली पहली बार कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी क्रिएट होने लग गए, ठीक है। दिस एंड द मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट बनते हैं 1919 मोंटफोर्ड या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड 1935। ये वो दो एक्ट हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद भी लागू रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब तक बनेगा नहीं, जब तक यही दो एक्ट के थ्रू बनेंगे। 1919 और 35 समझने के लिए आपको अभी तक के तीनों काउंसिल एक्ट याद होने चाहिए, बेसिक, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, पूरा संडे है आपके पास, छुट्टी ही रखेंगे, ठीक है। और अभी तक जो भी पढ़ाया पढ़ लीजिएगा। अब इतना पढ़ चुके हो ना कि प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इस पे। 1919 35 दो ही बचा है, ठीक है, और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन सब बन चुके हैं आपको। तो पिछले कुछ साल के, कुछ भी साल के नहीं कहना, गूगल कर लेना, गूगल कर लेना, मेंस आंसर ऑन 1919 एक्ट 3-4 मिल जाएंगे, उसको लिखना, लिख के लाना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रुक जा, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। तो कल से या मंडे से हम लोग 1919 एक्ट और 1935 एक्ट खत्म करेंगे। वंस दिस इज कंप्लीटेड, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर पढ़ेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचेंगे। तो आपके ऊपर है और आपकी क्षमताओं के ऊपर है, अभी समय भी है। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा खासा सिलेबस मैं आपका करवा दूंगा बिफोर आई लीव। थैंक यू।